बिल्कुल, मैं थोड़ा पागल था। ये अमेरिकी रोलैंड फ्री के शब्द हैं, जो उन्होंने अमेरिका के बोनविल नमक मैदान पर मोटरसाइकिल की सबसे तेज रफ्तार का रिकॉर्ड बनाने के बाद कहे। इस पागल इंसान ने 1948 में सिर्फ अंडरवेयर, बीच सैंडल और हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल पर लेटकर विंसेंट ब्लैक लाइटनिंग मोटरसाइकिल से 241 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की थी। तब रोल्ली का आंकड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन ये बहुत पागलपन भरा था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं, थोड़ी नफरत भी चाहिए थी। हार्ले डेविडसन से नफरत। ऐसा हुआ कि 1923 में मिल्वॉकी की कंपनी ने रोलैंड को धोखा दिया जब वो उनके मोटरसाइकिल पर रेस कर रहे थे। ब्रॉली ने उस घटना को नहीं भुलाया और 1948 में हार्ले डेविडसन पर रेस करने वाले जो पेट्राली का 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने इसी कहानी से एपिसोड शुरू करने का निर्णय लिया। मोटरसाइकिल स्पीड रिकॉर्ड इतिहास का बहुत रोचक अध्याय है। अलग अलग बहादुर रेसर्स की कहानियां, इंजीनियरों और मैकेनिकों की टीमों की कहानियां, जिन्होंने इन मशीनों को तैयार किया और बनाया, बड़ी किस्मत और अफसोसजनक असफलताओं की कहानियां। इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड के बर्ट मुनरो को याद करेंगे। जानेंगे एक अमेरिकी एविएटर ने साइकिल पर V8 इंजन क्यों लगाया, और समझेंगे रॉकी रॉबिन्सन ने अपने स्ट्रीमलाइनर में लगभग 515 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गिरते समय क्या महसूस किया जब वो इस मोटरसाइकिल के भीतर रहते हुए 16 बार पलटे। जानेंगे कि FIM के नियमों की खामी से जेट इंजन वाली रेसिंग मशीन को साइडकार मोटरसाइकिल की श्रेणी में रखा गया। मैं आपको मोटरसाइकिल स्पीड रिकॉर्ड्स के बारे में सुनने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप क्रॉस मोटो चैनल पर हैं, देखने का आनंद लें। To a new land speed record of 265 miles per hour. His best time 140 miles an hour, 30 less than the record. 240, only 5 miles an hour under the present record. रफ्तार, और इस रफ्तार में एक दूसरे से मुकाबला करने के अलग अलग तरीके शायद मानव सभ्यता के अस्तित्व के पूरे समय के दौरान इसका अभिन्न हिस्सा रहे हैं। रफ्तार हर जगह है। शायद ये सब बहुत प्राचीन समय में शुरू हुआ था, जब आदिम शिकारी हिमयुग की मेगाफौना का पीछा करते थे। निश्चित रूप से कुछ लोग तेज थे और कुछ धीमे। प्रतिस्पर्धी स्वभाव होमो सेपियंस के खून में है। बाद में इंसान ने कई जानवर पालतू बनाए और दौड़, घुड़दौड़, रथ दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हुईं। लोगों ने यह भी तुलना की कि नावों इसकी आदि में कौन सबसे तेज है। 18वीं-19वीं सदी में प्रगति ने रफ्तार पकड़ ली और मानवता के लिए साइकिल, रेल इंजन, कार, मोटरसाइकिल, मोटरबोट और हवाई जहाज जैसी तकनीकी चीजें उपलब्ध हो गईं। जैसा हमेशा होता है, इन क्षेत्रों में भी ये बहस शुरू हो गई कि सबसे तेज कौन है। यह कहना कठिन है कि मोटरसाइकिल पर पहली बार गति का रिकॉर्ड कब बना। तर्क अनुसार पहली मोटरसाइकिल ने जैसे ही कोई गति हासिल की, वो अपने आप रिकॉर्डधारी बन गई। ऐसा ही हुआ था। हाँ, बहुत से लोग गोटलीब डाइमलर को पहली मोटरसाइकिल का जनक मानते हैं, और हाँ, यह पहली मोटरसाइकिल थी जिसमें आंतरिक दहन इंजन लगाया गया था। डाइमलर से पहले भी भाप से मोटरसाइकिलें बन चुकी थीं। साल 1867 में अमेरिकी सिल्वेस्टर हॉवर्ड रोपर ने एक छोटे से भाप इंजन को बोन शेकर नाम की लोहे की साइकिल पर लगाया था। सिल्वेस्टर सोच रहा था, उसकी बनाई चीज कितनी तेज चलेगी। मुझे यकीन है कि फ्रांसीसी गियोम पेरो भी उसी साल पेरिस में यही सवाल सोच रहे थे, जब उन्होंने भी पियरे मिशो की डिजाइन वाली साइकिल को भाप से चलाया था। लेकिन सिल्वेस्टर रोपर ही मोटरसाइकिल की दुनिया के पहले रफ्तार के दीवाने और उसके पहले शहीद थे। रोपर मोटरसाइकिलों के संरक्षक, संत हैं और उसी पाप के लिए मरे जिसने हर युग के बाइकर्स को कलंकित किया, रफ्तार की प्यास। 1 जून 1896 को तब तक बूढ़े हो चुके रोपर, जिनकी उम्र उस समय 73 साल थी, से उनकी स्वचालित गाड़ी के नवीनतम संस्करण का प्रदर्शन करने के लिए कहा गया। उनकी मोटरसाइकिल पहियों पर सबसे तेज मानी जाती थी, जो किसी भी पहाड़ी पर चढ़ सकती थी और घोड़े से तेज दौड़ सकती थी। सिल्वेस्टर को मैसाचुसेट्स के चार्ल्स रिवर स्पीडवे साइकिलों के लिए लकड़ी का रेसिंग ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था। उन्होंने साइकिलों पर सभी प्रतिभागियों को पछाड़ दिया और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गए। कुछ चक्कर लगाने के बाद रोपर लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए और उनकी गति धीमी हो गई। जब वे अपनी सपोर्ट टीम के पास पहुंचे
तो वे अपने बेटे की बाहों में बेजान होकर गिर पड़े। सिल्वेस्टर का एक्सीडेंट नहीं हुआ, शायद उत्साह या तनाव से दिल का दौरा पड़ा। रोपर मानव इतिहास के पहले मोटरसाइकिल चालक थे जिनकी मौत हुई, और वे पहले रिकॉर्डधारी भी माने जाते हैं। असली मोटरसाइकिल रिकॉर्ड्स तब बनने लगे जब यह क्षेत्र विकसित हुआ और शुरुआती मोटरसाइकिल ब्रांड्स आए। पहला आधिकारिक रिकॉर्ड, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल महासंघ यानी FIM ने मान्यता दी, 1920 में स्थापित हुआ, जब जीन वॉकर ने इंडियन मोटरसाइकिल पर डेटोना बीच में 167.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। लेकिन इस घटना से पहले कई अनौपचारिक रिकॉर्ड्स मौजूद थे। दोस्तों, ऐसे लंबे एपिसोड्स के लिए काफी मेहनत लगती है। सामग्री जुटाना और जोड़ना आसान या जल्दी नहीं होता। और अगर वीडियो देखते समय आपको यह पसंद आए तो कृपया थोड़ा समय निकालकर YouTube के एल्गोरिदम को इस कहानी को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। लाइक करें, कमेंट लिखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यही मेरे चैनल की सबसे आसान और बेहतरीन मदद है। धन्यवाद। मोटरसाइकिल निर्माण के पायनियरों ने लगभग तुरंत ही रेसिंग और रफ्तार की दौड़ों में भाग लेने की प्रभावशीलता को एक उपकरण के रूप में पहचाना, जिससे संभावित खरीदारों को आकर्षित किया जा सके और ब्रांड को प्रमोट किया जा सके। कौन है जो खुद के लिए सबसे तेज मोटरसाइकिल नहीं चाहता? पहला सर्वमान्य रिकॉर्ड अमेरिकी ग्लेन हैमंड कर्टिस के नाम है, जो एक इंजन निर्माता, मोटरसाइकिल डिजाइनर और अमेरिकी विमानन के पायनियर थे। सन 1903 में ग्लेन ने अपनी खुद की डिजाइन की हुई मोटरसाइकिल पर, जिसमें वी ट्विन इंजन था, जिसकी क्षमता 1 लीटर और ताकत 4 हॉर्स पावर थी, न्यूयॉर्क के योंकर्स में 103 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। ये 1 मील की दूरी पर औसत गति थी। सिर्फ 1 साल बाद 1904 में कर्टिस ने और भी ताकतवर रेसिंग मोटरसाइकिल बनाई। उसका वी ट्विन इंजन 5 हॉर्स पावर देता था। वो उसी मोटरसाइकिल से डेटोना बीच स्पीड ट्रायल्स में गया। उसने 2 से 10 मील की दूरी पर उस समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 10 मील के हिस्से में औसतन 108.48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दिखाई। मोटरसाइकिल निर्माण के शुरुआती पायनियरों की उपलब्धियां चौंकाने वाली हैं। उनके पास न इंजीनियरों और डिजाइनरों की टीमें थीं, न डायनो स्टैंड, न हिसाब किताब के लिए कंप्यूटर वगैरह। सब कुछ सिर्फ जुनून और उत्साह से किया गया। पुर्जे खुद हाथों से बनाए जाते थे और छोटी सी गलती टेस्टिंग में जानलेवा हो सकती थी। आज के समय तक दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब मशीन में कोई पुर्जा खराब हो जाए तो शेड में जाकर रेत के साँचे में कच्चा लोहा ढालने या हफ्तों तक फाइल से घिसने की जरूरत नहीं। उसी 1905 में ही कर्टिस को एक और मूंछों वाले साहसी ने पीछे छोड़ दिया। मिलिए फ्रांसीसी अंद्री सेसाक। तेज रफ्तार दौड़ 27 जुलाई 1905 को ब्राइटन, यूनाइटेड किंगडम में ब्राइटन स्पीड ट्रायल्स प्रतियोगिता के तहत हुई थी। सेसाक ने 1 किलोमीटर 25.6 सेकंड में पूरा किया। इसका मतलब है कि उसकी औसत रफ्तार 140.6 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ध्यान दें, प्रतियोगिता फ्लाइंग किलोमीटर फॉर्मेट में हुई थी, जिसका मतलब है कि शुरुआत बिल्कुल रुकी हुई अवस्था से होती है। इसका मतलब है कि फिनिश लाइन पर सेसाक लगभग 160 या 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा था। अंतिम नतीजों के अनुसार अंद्री ने सभी प्रतिद्वंदियों को आसानी से पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्डधारी बन गए। सेसाक ने पेजो कंपनी की मोटरसाइकिल पर हिस्सा लिया था, जिसमें 1.5 लीटर का वी आकार का इंजन था, जिसकी ताकत 14 हॉर्स पावर थी। इस इंजन का वजन 27 किलोग्राम और पूरी मोटरसाइकिल का 50 किलोग्राम था। अंद्री सेसाक नए नहीं थे। वे मोटरसाइकिलों के आने के समय से ही कई रेसों में हिस्सा लेते आ रहे थे। जैसा कि यह अखबार की कटिंग जो 26 दिसंबर 1901 की है से पता चलता है। अंद्री का रिकॉर्ड 5 अगस्त 1911 तक कायम रहा, जब जेक दे रोजिये ने ब्रुकलैंड्स में 142.84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। हालांकि रेस का फॉर्मेट थोड़ा अलग था और कुछ स्रोत मानते हैं कि सेसाक कुछ समय तक रिकॉर्डधारी बने रहे। अंद्री को रफ्तार से बेहद प्यार था, जो 4 पहियों तक भी फैला हुआ था, और दुर्भाग्यवश इसी रफ्तार में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। वह 1908 के फ्रांस ग्रां प्री में पनार कार चला रहे थे, जब 145 किलोमीटर घर की रफ्तार पर पहिया निकलने से उनकी कार पेड़ों से टकराई और उनकी मौत हो गई। अब अमेरिकी विमानन के अग्रणी की बात करें
क्या आपको लगता है ग्लेन कर्टिस 1905 के नतीजे पर रुक जाते? बिल्कुल नहीं। 1906 में ही वो एक मोटरसाइकिल पर मेहनत कर रहे थे, जो कर्टिस का नाम इतिहास में दर्ज कर देगी। 1906 के अंत तक एक मशीन तैयार हुई, जो असल में मोटर वाला साइकिल था, और उस समय की ज्यादातर मोटरसाइकिलें ऐसी थीं। लेकिन उसमें कैसा मोटर था? यह ग्लेन द्वारा डिजाइन किया गया वी आकार का 8 सिलेंडर इंजन था, जिसकी क्षमता 269 क्यूबिक इंच थी। सामान्य माप इकाइयों में यह 4408 घन सेंटीमीटर यानी 4.4 लीटर है। यह इंजन लगभग 36 से 40 हॉर्स पावर की शक्ति देता था, वो भी केवल 1800 आरपीएम पर, और इसमें जबरदस्त टॉर्क था। यह इंजन पहले विमानन के लिए बना था, लेकिन कर्टिस ने सोचा कि यही इंजन जमीनी गति का रिकॉर्ड बनाने में मदद करेगा। मोटरसाइकिल का वजन लगभग 125 किलोग्राम था। इसकी बनावट में ना तो गियर बॉक्स था और ना ही ब्रेक्स थे। असल में ग्लेन सिर्फ रफ्तार पकड़ने की सोच रहा था। क्रैंकशाफ्ट से टॉर्क सीधे कार्डन के जरिए पिछले पहिए तक पहुंचता था। उस समय की कोई भी चेन या बेल्ट इतनी ताकत संभाल नहीं सकती थी। जनवरी 1907 में फैसले की घड़ी आ गया। कर्टिस अपने मोटरसाइकिल के साथ ऑर्मंड बीच, फ्लोरिडा पहुंचा। कार की मदद से मोटरसाइकिल को लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचाया गया। उसके बाद वह खुद चलने लगा। खुद ट्रैक 3 हिस्सों में बटा था। पहली 2 मील रफ्तार पकड़ने के लिए, 1 मील रफ्तार दर्ज करने के लिए और 1 मील रुकने के लिए। 24 जनवरी 1907 को ग्लेन कर्टिस ने टेस्ट रन के दौरान उस समय के हिसाब से हैरान कर देने वाली रफ्तार हासिल की, 219.31 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा निष्कर्ष कई लोगों ने निकाला जो कंट्रोल मील पर नजर रखे हुए थे और समय दर्ज कर रहे थे। यह संख्या परिणामों का औसत निकालने पर निकली थी। दूसरी बार मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए इंजन खराब हुआ और रफ्तार घटकर 145 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। कर्टिस तकनीकी खराबी के कारण दौड़ जारी नहीं रख सके और टेस्ट रन में सबसे अच्छा परिणाम होने से रिकॉर्ड को आधिकारिक मान्यता नहीं मिली। फिर भी ग्लेन धरती पर सबसे तेज इंसान बनने से नहीं रुके। आपने सही सुना, हाँ, धरती पर सबसे तेज इंसान। इस V8 इंजन वाले मोटरसाइकिल पर हासिल की गई गति 219.31 किलोमीटर प्रति घंटा उस समय तक इंसान द्वारा बनाई गई सभी मशीनों में एक पूर्ण, भले ही अनौपचारिक रिकॉर्ड थी। कोई भी कार या रेलवे लोकोमोटिव, यहां तक कि उस समय की नवजात विमानन भी इतनी गति तक नहीं पहुंच पाई थी। वैसे आम लोगों में यह मिथक प्रचलित था कि अगर कोई इंसान 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाए तो उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा और उसके फेफड़े फट जाएंगे। कर्टिस का रिकॉर्ड 4 साल तक सभी तकनीकों में कायम रहा और कोई दूसरा मोटरसाइकिल इस गति को केवल 1930 में ही पार कर सका। ग्लेन कर्टिस की मोटरसाइकिल आज भी स्मिथसोनियन म्यूजियम में संरक्षित है। आइए कुछ मिनट रेस चालकों, उनकी मशीनों और रिकॉर्ड गति से ध्यान हटाएं। हालांकि आखिरी चीज आगे काम आएगी। हमें समझना चाहिए कि 20वीं सदी की शुरुआत में रिकॉर्ड रनों की गति इतनी सटीकता से कैसे मापी जाती थी। कई दर्शकों को उस समय के नतीजों की सटीकता पर संदेह था। कुछ मानते थे कि स्पीडोमीटर न होने से परिणाम संदिग्ध हैं और उन्हें झूठा मान सकते हैं, लेकिन यह गलतफहमी है। बहुत जल्दी पहले रेसर और वे संबंधित संस्थाएं जिन पर रेस के नतीजों को दर्ज करने की जिम्मेदारी थी, इस नतीजे पर पहुंची कि किसी खास समय पर गति को बिल्कुल सटीकता से मापना लगभग असंभव है। उस समय की तकनीकी स्थिति ने ऐसा करना संभव ही नहीं बनाया था और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। दूरी को बिल्कुल सटीकता से मापा जा सकता था और उस दूरी को तय करने में लगा समय भी काफी सटीकता से मापा जा सकता था। उदाहरण के लिए, पहले ही 1862 में समय को 1/5वें सेकंड तक की सटीकता से मापा जा सकता था और क्रोनोफोटोग्राफी, जो आधुनिक फोटो फिनिश का प्रारूप थी, 1887 में आई, जब फ्रांसीसी डॉक्टर फिजियोलॉजिस्ट एतियन जूल मोरे ने एक ऐसी प्रणाली का आविष्कार किया जो समय की माप और छवि को रिकॉर्ड करने को जोड़ती थी, जिसे क्रोनोफोटोग्राफ कहा गया। 1894 में उन्होंने ही स्लो मोशन सिस्टम भी बनाई, जो 700 फ्रेम प्रति सेकंड की गति से काम करती थी। वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों से स्टैंडिंग स्टार्ट के साथ फ्लाइंग किलोमीटर और फ्लाइंग मील प्रारूप में
रेसों का आयोजन संभव हुआ। विशेषज्ञ फिनिश लाइन पर दूरी तय करने का समय मापते थे। इसी प्रारूप में हेनरी सिसाक ने रिकॉर्ड बनाया था। एक और प्रारूप था जिसमें रेसर तय दूरी पर मशीन को पूरी गति तक पहुंचाकर फिर अधिकतम गति से कंट्रोल सेक्शन पार करता था। यह 2 बार समय मापना जरूरी था, कंट्रोल सेक्शन में प्रवेश और बाहर निकलने का समय। इसलिए 20वीं सदी के पहले दशक की रेस के नतीजों में किलोमीटर का 100वां हिस्सा बिल्कुल सामान्य बात थी और 30 के दशक में यह सटीकता 1000वें हिस्से तक बढ़ जाएगी। सन 1928 तक ऐसे क्रोनोग्राफ आ चुकी थीं जो समय को 100वें हिस्से की सटीकता से माप सकती थीं। बाद में समय मापने वाले उपकरणों का विकास होता गया। बॉर्नविल के नमक के मैदान, जो कई वर्षों से गति का मक्का रहे हैं, वह दौड़ के लिए निर्धारित ट्रैक पर क्रोनोलॉजिक कंपनी द्वारा बनाए गए इंफ्रारेड एमिटर पर आधारित एक कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया गया है जो समय को 1000वें हिस्से की सटीकता के साथ दर्ज कर सकता है। और हाँ, सभी रिकॉर्ड 1900 से लेकर आज तक यह एक निश्चित दूरी पर दिखाई गई औसत गति है। उस क्षण की अधिकतम गति कुछ अधिक होती है। इसके अलावा रिकॉर्ड धारकों और नियामक संस्था, हमारे मामले में ये FIM है, को भी जल्दी ही समझ में आ गया कि विपरीत दिशाओं में 2 रेस कराना जरूरी है। ये सब इसलिए है क्योंकि हवा नाम की एक चीज होती है और जब हवा पीछे से चलती है तो एक रेसर को थोड़ी ज्यादा स्पीड मिल सकती है, जबकि दूसरे रिकॉर्डधारी को जो हवा के विपरीत दिशा में जाएगा उसे दिक्कत होगी और उसका परिणाम कम आएगा। हवा की वजह से ही लगभग 1 सदी से रिकॉर्ड रेसिंग ट्रैक पर 2 दिशाओं में कराई जाती है और ये रेस 1 घंटे के अंदर पूरी होनी चाहिए ताकि मौसम में कोई बड़ा बदलाव ना आ सके। अंतिम परिणाम दोनों रेसों में कंट्रोल सेक्शन पर मिली औसत गति का अंकगणितीय औसत माना जाता है। अगर रेस की कोई भी शर्त टूटती है तो रिकॉर्ड मान्य नहीं होगा। रिकॉर्ड तभी स्थापित माना जाता है जब वह पिछले रिकॉर्ड से कम 1% ज्यादा हो। अब हम रिकॉर्ड्स पर लौटते हैं। इस वीडियो में मैं मोटरसाइकिलों की सबसे तेज गति के रिकॉर्ड्स पर ध्यान दूंगा। स्वाभाविक है, इनमें ज्यादातर वही रिकॉर्ड्स हैं जो सफल रहे, दर्ज किए गए और रेस के समय लागू नियमों के अनुसार थे। रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं और अलग अलग वर्गों में बटे हैं। इंजन क्षमता के आधार पर रेस की श्रेणी पहले ही शुरू हो गई थी और अधिकतम गति को तोड़ने की कितनी कोशिशें हुईं जो किसी न किसी वजह से सफल नहीं हो पाईं, उन्हें तो गिना भी नहीं जा सकता। 1910 के दशक के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल महासंघ 2 पहिया मोटर वाहनों की प्रतियोगिताओं का नियामक बन चुका था और रिकॉर्ड गति दर्ज करने के लिए तैयार था। और अब हम जीन वॉकर तक पहुंच गए हैं और पहले आधिकारिक रिकॉर्ड तक भी। कई लोग बर्ट मुनरो की तेज इंडियन मोटरसाइकिल जानते हैं, लेकिन यह ब्रांड की पहली रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोटरसाइकिल नहीं थी। यूजीन वॉकर एक पेशेवर अमेरिकी रेसर थे और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किशोरावस्था में इंडियन मोटरसाइकिल पर डाक बांटने से की थी। सन 1920 में जीन 1 लीटर की रेसिंग इंडियन मोटरसाइकिल पर डेटोना बीच पहुंचे। 14 अप्रैल को उनकी रेस के दौरान टाइम कीपरों ने उनकी गति 167.56 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की और इससे पहले किसी ने भी मोटरसाइकिल पर आधिकारिक तौर पर इतनी तेज रफ्तार हासिल नहीं की थी। हाँ, ग्लेन कर्टिस ने 1907 में 219 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार हासिल की थी, लेकिन यह आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था बल्कि टेस्ट रन में दिखाया गया था। अगर हम मोटरसाइकिल चालकों की स्पीड चार्ट को देखें तो हम 1907 में ग्राफ में एक बड़ा उछाल देख सकते हैं और फिर 1930 तक उसमें गिरावट आ जाती है। वॉकर का परिणाम बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन 1923 तक अमेरिकी रेसिंग मशीनें पूरी तरह से विश्व मोटर स्पोर्ट से गायब हो गई थीं। अमेरिका में मोटरसाइकिल प्रतियोगिताएं केवल आंतरिक आयोजनों तक सीमित रहीं, जो विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं से काफी भिन्न थीं। रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिशें जारी थीं। स्पीड के लिए इंडियन और हार्ले डेविडसन प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तीसरे दशक में इंजीनियरों ने एरोडायनामिक्स पर ध्यान देना शुरू किया और नए फेयरिंग डिजाइन आजमाए। 1926 में जॉनी सेम्योर ने इंडियन मोटरसाइकिल पर ओकलैंड के इंडियन डीलर हैप एल्जीना द्वारा बनाए गए फेयरिंग के साथ 190 किमी/घंटा की रफ्तार पाई। इन सभी प्रयोगों और 1937 में जो पेट्राली द्वारा संशोधित हार्ले डेविडसन नकलहेड पर स्थापित किए गए 219.165 किलोमीटर प्रति घंटा की अमेरिका की स्पीड रिकॉर्ड ने
अमेरिकियों को विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद दी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय तक यूरोपीय, खासकर ब्रिटिश और थोड़े समय बाद जर्मन आगे निकल चुके थे और जीन वॉकर की उपलब्धि के 50 साल बाद 1970 में एक बार फिर अमेरिकी मोटरसाइकिल दुनिया का सबसे तेज मोटरसाइकिल बनेगा। हालांकि इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। चलिए अब 1920 के शुरुआती दौर में वापस चलते हैं। अगला स्पीड रिकॉर्ड 6 नवंबर 1923 को बना था। कुछ जानकारियों के अनुसार ये 4 दिन बाद यानी 10 तारीख को हुआ था। अंग्रेज क्लॉड टेम्पल ने अपनी खुद की डिजाइन की गई मोटरसाइकिल की फ्रेम ली। उसमें एक शक्तिशाली V2 लेआउट वाला एंजानी कंपनी का इंजन लगाया, जिसकी क्षमता 1 लीटर थी और हर सिलेंडर हेड में 2 ऊपर की ओर कैमशाफ्ट थे और वह ब्रुकलिन्स ट्रैक पर दौड़ पड़े, लगभग हवा में उड़ते हुए उस बदनाम ऊबड़-खाबड़ सर्किट के ऊपर। टेम्पल की औसत गति 174.58 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस पल के बाद FIM को मोटरसाइकिल स्पीड रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए अटलांटिक पार नहीं करना पड़ा, जब तक कि 1950 के दशक में बोनविल नए और बड़े रिकॉर्ड बनाने को आतुर रेसरों की पसंदीदा जगह बन गया। रफ्तार की प्यास बढ़ती जा रही थी। अगले ही साल 1924 में रिकॉर्ड 2 बार तोड़ा गया। 8 जून को टॉमी टर्नर ने 800 सीसी इंजन वाले AJS स्पेशल मोटरसाइकिल पर 178.08 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की और उससे भी कम एक महीने बाद 6 जुलाई को ब्रुकलिन्स के जादूगर के नाम से मशहूर रेसर यानी हर्बर्ट लेवाक ने JAP इंजन वाले ब्राव सुपीरियर मोटरसाइकिल पर 191.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नया रिकॉर्ड बनाया। ये सारे रिकॉर्ड्स अर्पा जोन फ्रांस में बने थे। वैसे लेवाक JAP मोटर्स कंपनी में इंजीनियर डेवलपर थे, जहां वे 1921 में इंडियन कंपनी से आए थे, एक बेहतरीन इंजन बनाने के आइडिया के साथ, जिसे बाद में उन्होंने यांकी किलर कहा था। 20 के दशक के दूसरे हिस्से और 30 के दशक में रफ्तार की असली जंग ब्रिटेन की 3 छोटी-छोटी लेकिन प्रतिष्ठित वर्कशॉप्स के बीच होगी। ये है ब्राव सुपीरियर, ऑसबॉर्न इंजीनियरिंग कंपनी, जेनिथ और BMW। ये कहना चाहिए कि ब्रिटिश तेज रफ्तार प्रेमियों में प्रतिस्पर्धा काफी स्वस्थ थी। निस्संदेह इसमें ईर्ष्या, नाराजगी और घमंड था, लेकिन BMW मोटरसाइकिल की सफल शुरुआत 1929 में अर्न्स्ट हेन्ने द्वारा स्पीड रिकॉर्ड तोड़ना और 30 के दशक में आगे की प्रतिस्पर्धा ने ब्रिटिशों को राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए और भी एकजुट किया। 30 के दशक में उनका मुकाबला सिर्फ जर्मनों से नहीं, बल्कि नाजी जर्मनी से था। ये अब विचारधाराओं की लड़ाई और रफ्तार की दौड़ बन गई थी। 1924 में ब्राव सुपीरियर पर हर्बर्ट लेवक की 191.5 किलोमीटर प्रति घंटे की सफल राइड ने क्लॉड टेम्पल को गुस्से से भर दिया। वह जॉर्ज ब्राव सुपीरियर मोटरसाइकिलों के निर्माता को बिना रेसिंग अनुभव वाला घमंडी मानता था। रफ्तार की चाह में टेम्पल ने ऑसबॉर्न इंजीनियरिंग कंपनी के साथ हाथ मिला लिया, जिनके पास चेसिस डिजाइन और स्टीयरिंग सिस्टम्स को लेकर अनोखे विचार थे। रिकॉर्ड तोड़ने वाली OEC मोटरसाइकिल में अनोखा फ्रंट फोर्क व फ्रेम था, जिससे बेहतरीन डायरेक्शनल स्टेबिलिटी मिली। यही चीज सीधे रास्ते पर रेस के लिए जरूरी थी। 5 सितंबर 1926 को क्लॉड टेम्पल ने इसी मोटरसाइकिल पर 195.44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की थी। फ्रेडी बार्न्स, जेनिथ मोटरसाइकिल्स के मालिक, भी रफ्तार के दीवाने एक और ब्रिटिश थे। जहां ब्राव सुपीरियर ने विज्ञापन और दिखावे पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं टेम्पल और OEC जटिल फ्रेम और फोर्क डिजाइन में उलझे रहे। जेनिथ की तकनीक ने ब्रुकलैंड्स के चक्कर लगाते हुए सबसे ज्यादा गोल्डन स्टार्स इकट्ठा किए। जेनिथ के पास रिकॉर्ड बनाने की पूरी संभावना थी और 25 अगस्त 1928 को ओवेन मॉर्गन बॉल्डविन ने आर्पा जोन में 1 लीटर जेनिथ पर 199.99 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। ये जॉर्ज ब्राव के आत्मसम्मान पर एक बड़ा झटका था। वह बर्ट लेवक को काम पर रखते हैं, वे इंजन को और बेहतर बनाते हैं और 25 अगस्त 1929 को लेवक ने 207.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। 0,6 किलोमीटर в час। इन सभी ब्रिटिश तकनीकों में क्या समानता थी? ये सभी बेहतरीन जाप इंजन का इस्तेमाल करती थीं। सबसे बेहतरीन था जाप के TOR, लेकिन हर परफेक्शन की भी एक सीमा होती है और एक बड़े नेचुरली एस्पिरेटेड V-twin के लिए 210 किलोमीटर प्रति घंटा
और लगभग 50-55 हॉर्स पावर की अधिकतम ताकत ही उसकी सीमा थी। नई समाधान की जरूरत थी। पहले एरोडायनामिक कवर आ गए, जिससे मशीन की एरोडायनामिक क्षमता बढ़ी। ताकत के लिए इंजन में फोर्स्ड इंडक्शन भी जल्दी अपनाया गया। कुछ साल पहले मेरे चैनल पर सुपरचार्ज्ड मोटरसाइकिलों का एपिसोड आया था। रुचि रखने वाले देख सकते हैं। बर्ट लेवाक के नए रिकॉर्ड के 3 हफ्ते बाद ब्रिटिशों का ओवरऑल रिकॉर्डों पर दबदबा एक नए खिलाड़ी के आने से टूट गया। मंच पर आया जर्मन प्रतिभा। 19 सितंबर 1929 को अर्न्स्ट याकॉब हेन्ने ने BMW VR 750 पर जर्मनी के इंगोलस्टाड ट्रैक पर 216.75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दिखाई। ये मोटरसाइकिल में इंजन की शक्ति बढ़ाने के लिए सुपरचार्जर के सफल उपयोग का पहला उदाहरण था। जर्मनों और BMW तकनीक ने ब्रिटिशों को आपसी लड़ाइयां भूलकर जवाबी मुकाबले के लिए एकजुट कर दिया। अब टेम्पल, ब्राफ, लेवाक और अन्य लोग ब्रिटेन की साझा सफलता हासिल करने के लिए अधिक उत्साह से सहयोग कर रहे थे। 31 अगस्त 1930 को जोसेफ राइट ने फ्रांस में OUC टेम्पल जैप मोटरसाइकिल पर अर्न्स्ट हेन्ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह 220.99 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गया। यह दौड़ खास थी क्योंकि इसने ग्लेन कर्टिस के अनौपचारिक रिकॉर्ड तोड़ा था। ग्लेन कर्टिस V 8 से भी तेज दोपहिया वाहन बनाने में 23 साल लग गए। सन 1930 बहुत ही घटनापूर्ण रहा। जर्मन लोग बस रफ्तार पकड़ ही रहे थे और 21 सितंबर को हेन ने नया रिकॉर्ड बना दिया, 221.67 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 नवंबर को जोसेफ राइट ने कॉर्क, आयरलैंड में जेनिथ पर 242.59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। ब्रिटिशों की जिद ने शायद जर्मनों को और भी ज्यादा उत्साहित कर दिया। इसके अलावा 30 के दशक के मध्य तक जब नाजी सत्ता में आ चुके थे, उन्होंने खेलों में, खासकर ऑटो और मोटू रेसिंग में भारी निवेश किया। हालांकि ये भी संभव है कि ब्रिटेन के इन रफ्तार के दीवानों के खुद के निवेशक हों। उसके बाद के 4 मोटरसाइकिल स्पीड रिकॉर्ड 1932 से 1936 के बीच BMW के नाम रहे। आइए इनके बारे में बात करें। अर्न्स्ट हेन्ने का भी जिक्र जरूरी है, जो BMW मोटरसाइकिल चलाकर रिकॉर्ड बना रहे थे और कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे। हाँ, मैंने पहले भी कहा है कि 30 के दशक के जर्मन रिकॉर्ड्स के पीछे NSDAP की ताकत, प्रभाव और पैसा था। लेकिन दूसरी ओर एक रेसर के संदर्भ में दुनिया की सबसे तेज मोटरसाइकिल को चलाना, और वो भी कई बार, एक बड़ा और साहसी कारनामा है, और इसमें हेन्ने ने कमाल कर दिखाया। अर्न्स्ट का जन्म 22 फरवरी 1904 को हुआ था। बाद में उन्होंने मैकेनिक की पढ़ाई की और 1923 में रेसों में हिस्सा लेना शुरू किया। पहली मोटरसाइकिल जिस पर उन्होंने रेस की वह मेगोलो थी, जिसमें इंजन आगे के पहिए में था। इसी मोटरसाइकिल पर हेन्ने ने पहली रेस में 3रा स्थान पाया। उस लड़के में हुनर था। सिर्फ 1926 में ही वो 500 सीसी वर्ग में जर्मनी के चैंपियन बन गए और 1 साल बाद 750 सीसी वर्ग में भी। तब तक BMW जर्मनी की प्रमुख मोटरसाइकिल कंपनी थी और अर्न्स्ट उसका श्रेष्ठ रेसर बन गया था। आप पहले ही अर्न्स्ट हेन्ने के 1929 व 1930 के पहले दूसरे विश्व रिकॉर्ड के बारे में सुन चुके हैं। 2 नवंबर 1932 को अर्न्स्ट हेन्ने ने BMW VR 750 पर विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 244.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। ये रेस हंगरी के टाट कस्बे के आसपास हुई थी। अपना ही रिकॉर्ड अर्न्स्ट हेन्ने 2 साल बाद तोड़ेंगे। 30 अक्टूबर 1934 को हंगरी के ड्योर शहर में अर्न्स्ट औसत गति 246.23 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाएंगे। 1 साल बाद 27 सितंबर 1935 को अर्न्स्ट याकूब हेन्ने ने M3 फ्रैंकफर्ट म्यूनिक ट्रैक पर 256.04 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल की। यह पहली रेस थी जिसमें मोटरसाइकिल ने 250 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार पकड़ी थी। 50 किलोметров в час. चौथा, लगातार रिकॉर्ड हेन्ने ने उसी M3 ट्रैक पर 12 अक्टूबर 1936 को बनाया, लेकिन इस बार एक दूसरी मोटरसाइकिल पर। VR 750 मॉडल, जिसमें कंप्रेसर था, अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल कर चुकी थी और अब ट्रैक पर नई RS 255 आई, जिसमें भी सुपरचार्जर था। इसका इंजन 500 सीसी का था, जबकि पिछली मॉडल में 750 सीसी था।
लेकिन ये नई थी, इसकी बनावट ज्यादा आधुनिक थी और इसमें ज्यादा ताकत थी। गति 272.11 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इन रिकॉर्ड्स को यूं न समझें कि ये अकेले बने हैं। कई लोगों ने हेन्ने का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की थी। सबसे पहले जर्मनों के मुख्य प्रतिद्वंदी ब्रिटिश थे और यह 19 अप्रैल 1937 को रेसर एरिक फर्निहो ने हंगरी के ड्योन शहर में कर दिखाया। ब्रावो सुपीरियर मोटरसाइकिल पर, जिसमें सुपरचार्ज्ड जैप इंजन था, एरिक ने 273.14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की और उदाहरण के लिए यही है 1930 के दशक की सबसे तेज सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल। यह बेल्जियम की कंपनी फैब्रिक नेशनल की एक खास रेसिंग मशीन है जिसे डुगल मार्चेंट ने डिजाइन किया था। सुपरचार्ज्ड 500 सीसी बाइक 54 हॉर्स पावर की ताकत दिखा सकती थी। 1934 में रेसर मेलियो ने 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दिखाई थी। अगला मोटरसाइकिल पर स्पीड का एब्सोल्यूट रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 1937 को इटालियनों ने बनाया था। क्या ये जर्मनों और ब्रिटिशों के लिए हैरानी थी? ये साफ नहीं है। इटली में मोटरसाइकिल निर्माण की परंपरा मजबूत थी और 30 के दशक के अंत तक इंजीनियर सुपरचार्जिंग तकनीक पर प्रयोग कर रहे थे। रेसर पिएरो तारुफ्फी ने एरोडायनामिक गिलेरा मोटरसाइकिल पर, जिसमें 500 सीसी की इनलाइन 4 इंजन थी, सेरेनिसिमा ट्रैक पर ब्रेशिया और बरगामो के बीच के हिस्से में 274.18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। ये एक नया विश्व रिकॉर्ड था जो पूरे 38 दिनों तक कायम रहा। 30 के दशक में इस पूरे मुकाबले पर अंतिम मुहर हमारे पहले से परिचित अर्न्स्ट याकूब हेन्ने ने लगाई। 28 नवंबर सन 37 को एरोडायनामिक सुपरचार्ज्ड BMW RS 255 पर अर्न्स्ट याकूब हेन्ने ने 269.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दिखाई। अगले कुछ वर्षों तक कोई भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और अब इंसानियत के लिए रिकॉर्ड बनाना प्राथमिकता नहीं रहा और हेन्ने और BMW का रिकॉर्ड 1951 तक कायम रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध ने कई विश्व प्रतियोगिताओं के आयोजन को प्रभावित किया और इसके समाप्त होने के बाद यहां तक कि कम प्रभावित देशों को भी हुई घटनाओं से उबरने में कई साल लग गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में उबरने की प्रक्रिया शायद सबसे तेज रही। रोमांच के शौकीनों ने जल्दी ही समझ लिया कि मोटरसाइकिल इस समस्या का अच्छा समाधान है। पेशेवर खिलाड़ी भी रफ्तार के पीछे भागते रहे। ऐसे ही एक थे रोली फ्री, जिनकी रिकॉर्ड की कहानी से मैंने एपिसोड शुरू किया था। रोलैंड ने शानदार रिकॉर्ड बनाया, वो भी कैसे? सिर्फ स्विमिंग ट्रंक, जूते और हेलमेट पहनकर, बेहतरीन विंसेंट मोटरसाइकिल पर लेटकर। यह अमेरिका में मोटरसाइकिल की रफ्तार का रिकॉर्ड था, लेकिन युद्ध से पहले के अर्न्स्ट हेन्ने के नतीजे तक नहीं पहुंच सका। और जानते हैं इस कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? युद्ध के बाद मोटरसाइकिल की रफ्तार का नया सर्वकालिक रिकॉर्ड फिर से जर्मनों ने बनाया। युद्ध में हार, युद्ध के बाद की तबाही, प्रतिभाओं के पलायन और बाकी सब के बावजूद NSU नाम की एक जर्मन मोटरसाइकिल कंपनी थी। 1938 में इसके इंजीनियरों ने 350 सीसी इनलाइन सुपरचार्ज इंजन वाली रेसिंग मोटरसाइकिल बनाई, जिसे आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी के लिए तैयार किया गया था। 1939 तक यह तकनीक काफी अधूरी थी और रेस में कोई जीत नहीं मिली। युद्ध के बाद NSU ने फिर मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया और कुछ पुरानी रेसिंग मशीनें भी बची रहीं। कंपनी अपनी क्षमता अनुसार रेस में भाग लेती रही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया गया, सिर्फ पश्चिमी जर्मनी में ही रेसें होती थीं। 1946 में FIM ने मोटो रेसिंग में सुपरचार्जर पर रोक लगाई, लेकिन जर्मनी में यह तकनीक 50 के दशक की शुरुआत तक आम रही। 1949 में युद्ध से पहले बनाए गए सुपरचार्ज्ड 350 सीसी मोटरसाइकिल के अनुभव के आधार पर 500 सीसी इंजन वाली मशीन बनाई गई थी। NSCO के रेसर विल्हेम हर्ट्स ने महसूस किया कि सुपरचार्ज्ड मोटरसाइकिलों का ग्रांड प्री में भविष्य नहीं है, इसलिए वे लगभग 1 साल तक प्रबंधन को मनाते रहे कि राइनहार्ड फैक्सनफेल्ड की फुल फेयरिंग 500 सीसी बाइक ब्रांड को स्पीड रिकॉर्ड्स में प्रसिद्ध कर सकती है। आखिरकार उनकी बात मान ली गई। 12 अप्रैल 1951 को विल्हेम ने इंगोलस्टाट और म्यूनिक के बीच A9 ऑटोबान पर NSU डॉल्फिन 1 की एरोडायनेमिक बाइक पर
290.322 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एब्सोल्यूट स्पीड रिकॉर्ड बनाया। मेथनॉल पर चलने वाली 500 सीसी बाइक से 100 हॉर्स पावर तक की शक्ति निकाली गई। यही शुरुआत थी। रिकॉर्ड बनाने वाली बाइक को लगातार बेहतर किया गया। हर्ट्ज ने रिकॉर्ड्स 50 के दशक में 53, 54 और 56 में भी बनाए। उनकी उपलब्धियों और NSU ब्रांड की मोटरसाइकिलों पर हम आगे फिर लौटेंगे। अगला रिकॉर्ड देखने के लिए हमें धरती के दूसरी ओर न्यूजीलैंड जाना होगा। आप सोच सकते हैं कि अब बर्ट मुनरो की बात होगी, लेकिन इनवर कारगिल के उस निवासी तक जिसने दशकों अपनी इंडियन मोटरसाइकिल को बेहतर किया, हम जल्द पहुंचेंगे। मुनरो के पास एक उतना ही प्रतिभाशाली हमवतन था जो इनवर कारगिल से था। सन 1954 में रसल राइट ने विंसेंट ब्लैक लाइटनिंग मोटरसाइकिल पर 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से न्यूजीलैंड का स्पीड रिकॉर्ड बनाया। इस कार्यक्रम में रसेल की मुलाकात रॉबर्ट बर्न्स से होती है। बर्न्स एरोडायनामिक्स और फेयरिंग बनाने में माहिर थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वे साइडकार मोटरसाइकिल पर स्पीड रिकॉर्ड बनाएं। रॉबर्ट के पास ताकतवर मोटरसाइकिल नहीं थी, जबकि राइट के पास थी। इस जोड़ी ने समझौता किया। बर्न्स ने एरोडायनामिक कवर बनाया और राइट की विंसेंट ब्लैक लाइटनिंग मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल किया। इन थोड़ी कम गुणवत्ता वाले फुटेज में आप रॉबर्ट बर्न्स का रिकॉर्ड देख सकते हैं। विंसेंट पर, जिसमें साइड में तीसरा पहिया यानी साइडकार लगा हुआ था। दिसंबर 1954 में उन्होंने 261 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। 1955 में रसल राइट का सुनहरा समय आया। 2 जुलाई को FIM ने नई सर्वोच्च गति का रिकॉर्ड दर्ज किया, 297.66 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह रिकॉर्ड लगभग एक स्टैंडर्ड सिर्फ फेयरिंग को छोड़कर विंसेंट मोटरसाइकिल पर बनाया गया था। ब्लैक लाइटनिंग मॉडल केवल 31 यूनिट्स में बढ़ाई गई थी। यह ब्लैक शैडो मॉडल का एक संशोधित वर्जन था जिसे रेसिंग के लिए तैयार किया गया था। इसका नेचुरली एस्पिरेटेड V-twin इंजन 70 हॉर्स पावर की ताकत देता था। अपने समय में यह सबसे तेज सीरियल प्रोडक्शन मोटरसाइकिल थी। राइट के रिकॉर्ड के बाद साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका द मोटरसाइकिल ने उन्हें 1 कप और 1000 पाउंड का चेक दिया, जिसे रसल ने बर्न्स संग साझा किया। प्रधानमंत्री सिड हॉलैंड ने पुरस्कार रवाना होने की पूर्व संध्या पर दिया, जब यह जोड़ी लंदन मोटर शो में मुख्य अतिथि बनने जा रही थी। उसी 1955 में ही न्यूजीलैंड के रसल राइट को पीछे छोड़ने की कोशिश की गई। अब हमें टेक्सास के रेसर जॉनी एलन से मिलने का मौका मिलेगा, जो मोटरसाइकिल पर कई स्पीड रिकॉर्ड के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 55 में जॉनी एक एरोडायनामिक मोटरसाइकिल पर दौड़ रहे थे, एक स्ट्रीमलाइनर जिसका नाम था टेक्सास सिगा। इस रेसिंग मशीन को सिविल एविएशन के पायलट जॉन मंकहेम और फोर्ट वर्थ के ट्रायम्फ मोटरसाइकिल डीलर, ट्यूनर और 2001 से मोटरसाइकिल हॉल ऑफ फेम के सदस्य जैक विल्सन ने बनाया था। लड़कों ने ये स्ट्रीमलाइनर बहस के बाद बनाया था। आमतौर पर काम के दिन के बाद ट्रायम्फ शोरूम में कुछ नियमित लोग इकट्ठा होते थे, ताश खेलते थे और बियर पीते थे। और ऐसे ही एक शाम 1953 में एक कर्नल जॉर्ज कोने ने 1951 के NSU रिकॉर्ड की डींग मारनी शुरू कर दी और कहा कि कोई भी कभी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। दूसरे विश्व युद्ध की यादें तब भी लोगों में ताजा थीं और आप समझ सकते हैं कि कैसी बहसें चल रही होंगी। कुल मिलाकर कर्नल ने मनखेमा और विल्सन को सच में चुनौती दे दी। उसी शाम रिकॉर्ड के लिए मोटरसाइकिल का एक खाका तैयार कर लिया गया। 1954 में पहली स्ट्रीमलाइनर मोटरसाइकिल शैतान का तीर बनी। उसी साल सितंबर में बोनविल में हुए अभ्यास रनों ने 260 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार की संभावना दिखाई, और वो भी स्टैंडर्ड ट्रायम्फ 650 ट्विन सिलेंडर इंजन पर जो पेट्रोल से चलता था। 1955 तक नई रेसिंग मशीन टेक्सास सीगा तैयार था। फेयरिंग फाइबर ग्लास से बनाई गई थी और फ्रेम जो क्रोम मोलिब्डेनम ट्यूबों से वेल्ड की गई थी, उसमें अलग अलग क्लास के रेस के लिए अलग अलग क्षमता के इंजन लगाने की सुविधा थी। 500 सीसी क्लास में टाइगर 100 और बड़े क्लास में थंडरबर्ड का 650 सीसी इंजन लगा था। इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड थे और स्टॉक जैसे थे, पर उनकी क्षमता बढ़ाने को पेट्रोल नाइट्रोमीथेन मिश्रण ईंधन में इस्तेमाल हुआ। ऐसे डोपिंग पर थंडरबर्ड इंजन लगभग 80 हॉर्स पावर देता था। 25 सितंबर 1955 को
जॉनी एलन ने बोनविल की नमक की समतल जमीन पर 310.151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दिखाई। ये एक नया रिकॉर्ड था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल महासंघ ने तकनीकी कारणों से इस परिणाम को मान्यता नहीं दी। अटलांटिक पार जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मोटरसाइकिल की अधिकतम गति का रिकॉर्ड तोड़ने वाली कंपनी चरम पर थी और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए दृढ़ थी। 56वें साल तक एनएसयू कंपनी की रेसर्स, टेक्नीशियनों और डिजाइनरों की टीम तैयार मोटरसाइकिलों के साथ बोनविल गई, इस पक्के इरादे के साथ कि वे कई गति रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हर्ट्ज प्रमुख रेसिंग मशीन पर दौड़ रहे थे। 56वें साल तक सुपरचार्ज्ड 500 सीसी बाइक को और बेहतर बनाकर डॉल्फिन 3 नाम दिया गया। इंजन अब 110 हॉर्स पावर दे रहा था। 2 अगस्त 1956 को विल्हेल्म हर्ट्ज ने जर्मन मशीन को 304.97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचा दिया। यह थोड़ा कम था टेक्सास के जॉनी एलन के अनौपचारिक रिकॉर्ड से, लेकिन एफआईएम ने इस परिणाम को मान्यता दी और यह अब एक रिकॉर्ड था। लेकिन 2 दिन बाद 4 अगस्त को हर्ट्ज ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। तीसरे डॉल्फिन को 338.992 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचा दिया। यह पहली बार था जब मोटरसाइकिल ने 200 मील प्रति घंटे की सीमा को पार किया था। हर्ट्ज के रिकॉर्ड के अलावा एनएसयू के अन्य स्ट्रीमलाइनर्स पर भी कुछ कहना जरूरी है। 50 के दशक की शुरुआत में जर्मन कंपनी में एक प्रतिभाशाली डिजाइनर और साथ ही रेसर आए। ये खुशमिजाज दाढ़ी वाले गुस्ताव एडोल्फ बॉम थे। जैसे हर्ट्ज ने करीब 2 साल पहले किया था, वैसे ही उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ मोटरसाइकिलों की नई अवधारणा पेश की। इस विचार में रेसर को रेसिंग वाहन में पीठ के बल लिटाने से गाड़ी की ऊंचाई काफी कम हो गई थी। अगर डॉल्फिन की ऊंचाई 104 सेंटीमीटर थी, तो बॉम की सीरीज की ऊंचाई 72 से 75 सेंटीमीटर थी। इंजीनियर के नाम से मिलते जुलते नाम वाले 4 वाहन थे। 1952 में बाउम 1 और बाउम 2 बनाए गए थे, जिनमें क्रमशः 50 और 100 सीसी के इंजन लगे थे। कुछ समय बाद 125 सीसी का बाउम 3 और 250 सीसी का बाउम 4 आया। इस मशीन श्रृंखला के नाम अपने वर्गों में 11 स्पीड रिकॉर्ड दर्ज हैं। 50 सीसी ने 196 किमी प्रति घंटा और 100 सीसी ने 222 किमी प्रति घंटा का रिकॉर्ड बनाया। 125 सीसी का रिकॉर्ड 242 किलोमीटर प्रति घंटा था। 250 सीसी के 44 हॉर्स पावर वाले बाउम 4 ने 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ी थी। हालांकि गिरावट हो गई और रिकॉर्ड को मान्यता नहीं मिली। इन स्ट्रीमलाइनर्स की बेहतरीन एरोडायनामिक्स के कारण ज्यादा ताकतवर मोटर की जरूरत नहीं थी। सिद्धांत रूप में 44 हॉर्स पावर वाला बाउम 4 लगभग 360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 56 के बाद एनएसयू ने महंगा रिकॉर्ड बनाने का कार्यक्रम बंद कर दिया। टेक्सास के जॉनी एलन ने टेक्सास सिगा तेज करने की कोशिश जारी रखी। एनएसयू पर हर्ट्ज का रिकॉर्ड भी उन्हें परेशान करता रहा। स्ट्रीमलाइनर को बेहतर बनाते हुए मुख्य बदलाव इंजन में किए गए। 650 सीसी को 2 कार्बोरेटर के लिए नया सिलेंडर हेड मिला, जबकि पहले एक ही कार्बोरेटर था। वॉल्व का आकार भी बढ़ाया गया। 6 सितंबर 1956 को जॉनी एलन बोनविल की नमक की सतह पर निकले। वो सतह अभी भी हाल ही में हुई बारिश के कारण ढीली थी और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को 345.188 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचाया। लेकिन औपचारिकता के कारण इस रिकॉर्ड को अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल फेडरेशन एफआईएम ने मान्यता नहीं दी। औपचारिकता ये थी कि एफआईएम द्वारा विश्व रिकॉर्ड को मान्यता देने के लिए प्रयास की पुष्टि अमेरिकन मोटरसाइकिल एसोसिएशन के आधिकारिक प्रतिनिधि द्वारा की जानी चाहिए थी। हालांकि कार्यक्रम में एएमए का एक प्रतिनिधि मौजूद था, जो रिकॉर्ड बनाने की कोशिशों पर नजर रख रहा था, लेकिन उसकी अधिकारिता जॉनी के दौड़ लगाने से 3 दिन पहले ही खत्म हो गई थी। हाँ, ऐसी ही बेवकूफी से एफआईएम ने रिकॉर्ड को मान्यता नहीं दी। हालांकि एलोन के परिणाम को उसके देश में एएमए में मान्यता मिली। जॉनी, उसकी टीम, प्रायोजक और स्ट्रीमलाइनर के निर्माता बेहद खुश थे। उन्होंने जर्मनों को हरा दिया था। टेक्सास के कुछ लोगों ने करीब $3,500 खर्च कर जर्मन कंपनी को हरा दिया, जिसने रिकॉर्ड प्रोग्राम पर $1 मिलियन खर्च किए थे। ट्रायम्फ तकनीक की प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ गई
और एलॉन की उपलब्धि अनदेखी नहीं रही। 1959 में जनता के सामने ट्रायम्फ बोनविल T120 मोटरसाइकिल पेश की गई। हाँ, यूटा के सॉल्ट फ्लैट्स का नाम ट्रायम्फ मोटरसाइकिल के कई मॉडलों का सामान्य नाम बन गए हैं। T120 में भी 2 कार्बोरेटर लगे थे, जैसे टेक्सास के लड़कों ने किए थे। अगली बार 56 के बाद रिकॉर्ड 1962 में फिर से टूटेगा और ये फिर ट्रायम्फ की मशीन होगी, खासकर एक और स्ट्रीमलाइनर, जिसमें ट्रायम्फ मोटरसाइकिल का इंजन और अन्य हिस्से होंगे, जिसे विमान मैकेनिक जो ड्यूडेट ने बनाया। ड्यूडेट को X-15 रॉकेट प्लेन से इस मशीन पर काम करते समय प्रेरणा मिली थी। इसमें मॉडिफाइड T120 बॉनविल इंजन लगा था। सन 1962 में जो ड्यूडेक, उनकी बनाई मोटरसाइकिल रेसर बिल जॉनसन और सहायक दल यूटा गए थे। ईंधन के रूप में पेट्रोल का इस्तेमाल करते हुए जॉनसन ने 329.9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल की। ये विलियम हेर्स के नाम दर्ज आधिकारिक रिकॉर्ड के बाद सबसे अच्छा परिणाम था। 5 सितंबर तक पेट्रोल टैंक खाली कर कार्बोरेटर के जेट्स बदले गए और उसमें नाइट्रोमीथेन डाला गया। बिल जॉनसन ने नया रिकॉर्ड बनाया, 361.41 किलोमीटर प्रति घंटा। दुर्भाग्य से डुडेका का स्ट्रीमलाइनर 1974 में आग में जल गया था। एब्सोल्यूट स्पीड के इतिहास में एक और रिकॉर्ड होगा, जो ट्रायम्फ की तकनीक के लिए संभव होगा। ये है जायरोनॉट X1, एक एरोडायनामिक शेप की मोटरसाइकिल। ये मशीन बॉब लेपन, एलेक्स ट्रेमुलिस और जिम ब्रूफ्लैट द्वारा बनाई गई थी। और ये कहानी बेहद दिलचस्प है। 1959 तक बॉब लेपन डेट्रॉइट में ट्रायम्फ डीलरशिप के मालिक थे। बॉब सिर्फ ब्रिटिश मोटरसाइकिलें नहीं बेचते थे, बल्कि ड्रैग रेसिंग के भी शौकीन थे, और उनकी क्वार्टर माइल रेसिंग मशीनों में से एक बहुत ही सफल और पहचानने योग्य मशीन थी, जिसका नाम था कैनिबल 2। ये 2 इंजन वाला मॉन्स्टर था, जिसे लेपन और उनके मैकेनिक जिम ब्रूफ्लैट ने बनाया। कैनिबल 2 ने कई रेसों में जीत हासिल की और साथ ही बॉब और जिम को सफल रेसिंग मशीन बनाने, चेसिस और इंजन को बेहतर करने के जरूरी कौशल भी दिए। 1962 तक 2 इंजन वाले ड्रैग बाइक की संभावनाएं खत्म हो गई थीं। लड़कों को पता था कि उनकी बाइक क्वार्टर माइल में तेज है, पर उसकी अधिकतम रफ्तार नहीं जानते थे। 1963 तक लेपन और ब्रूफ्लैट को अपनी काबिलियत पर भरोसा था कि वे रिकॉर्ड बनाने वाली मोटरसाइकिल बना सकते हैं, पर उन्हें उपयुक्त चेसिस चाहिए थी। उसे लड़के कैलिफोर्निया में ढूंढ लेंगे। उसी समय ट्रायम्फ के डीलर बिल मार्टिन स्ट्रीमलाइनर बना रहे थे और स्थानीय ट्रायम्फ क्लब में रिकॉर्ड बनाया था। सबसे रोचक ये था कि बिल मार्टिन का चेसिस ट्रायम्फ के 2 इंजन लगाने के लिए बना था। बॉब और जिम उसे डेट्रॉइट लाकर उसमें कैनिबल के इंजन लगाते हैं, फेयरिंग बनाते हैं और उसका नाम कैनिबल मार्क 5 रखते हैं। अगस्त 1963 में वे बोनविल के लिए निकलते हैं, लेकिन जिस ट्रेलर पर रिकॉर्ड बनाने वाली मोटरसाइकिल ले जाई जा रही थी, उसके खराब हो जाने के कारण वे देर से पहुंचे और सिर्फ एक ही समयबद्ध रन कर सकें। यह रिकॉर्ड बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। 1963 में फोर्ड कंपनी से एलेक्स ट्रेमुलिस, जो एक प्रतिभाशाली डिजाइनर थे, और मैक्सिका, सिएटल, अटे, X1000, मैक्सिमा और 2 पहिया गायरो कार फोर्ड जायरॉन जैसी कई कारों और कॉन्सेप्ट्स के बाहरी डिजाइन में शामिल थे, उन्हें निकाल दिया गया। नौकरी जाने के बाद एलेक्स अपनी कंपनी शुरू करने और जीएम में बुलाए जाने पर विचार कर रहे थे। भावनात्मक आवेग में उन्होंने डिजाइन कौशल और गायरोस्कोप से सबसे तेज मोटरसाइकिल बनाने का निर्णय लिया। ट्रेमुलिस ने कॉन्सेप्ट्स पर काम शुरू किया और शुरुआत में 2 पहिया वाहन में फोर्ड के V आकार 8 सिलेंडर इंजन लगाने की योजना बनाई, और ये समझने के लिए कि उन्हें किसका सामना करना पड़ेगा और असल में रिकॉर्ड बनाने की रेस कैसी होती है, एलेक्स 1963 में बोनविल गए। वहीं उनकी डेट्रॉइट के लड़कों से मुलाकात होती है और वे सब मोटरसाइकिल को अब तक की सबसे तेज रफ्तार तक पहुंचाने के एक लक्ष्य के लिए एकजुट हो जाते हैं। जायरोन आउट बॉलेट्स का नाम सीधे तौर पर फोर्ड जायरोन प्रोटोटाइप के नाम से लिया गया था। शुरुआत में जायरोन आउट में V8 इंजन और जायरोस्कोप लगाने की योजना थी। शेल्बी अमेरिकन ने रेस के लिए तैयार फेलाइन कोबरा को उस कंपनी के पास भेजा जो चेसिस बनाती थी। हालांकि जायरोस्कोप कभी लगाए नहीं गए और V8 इंजन के साथ कई समस्याएं बनी रहीं। टीम ने यह तय किया, चलिए पहले जायरोन X1 में पहले से आजमाए और भरोसेमंद 2 ट्रायम्फ इंजनों का इस्तेमाल करते हैं।
आगे देखा जाएगा। महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। X2 में वे V8 इंजन लगाकर 640 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार पाना चाहते थे और X3 को तो वे आवाज की गति से भी तेज चलाना चाहते थे। इसके बाद जिरॉन आउट X1 का असेंबली और परीक्षण हुआ। 65 तक वाहन तैयार थी और अपनी अधिकतम गति पर दौड़ रही थी, लेकिन रिकॉर्ड एक साल बाद 66 में बनाया गया था। जिरॉन आउट X1, जिसमें बॉब लेपन बैठे थे, बोनविल की नमक की सतह पर दोनों दिशाओं में कंट्रोल सेक्शन पर औसतन 395.363 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा। 1970 में रिकॉर्ड खो दिया गया था और जब टीम ने अपना खिताब वापस पाने की कोशिश की, तभी लगभग 430 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर एक दुर्घटना हो गई, जिसने जिरॉन के नमक की सतह पर करियर का अंत कर दिया। बॉब लेपन लगभग अपना हाथ खो बैठे थे और उन्हें कई सालों तक कई ऑपरेशनों और दर्दनाक पुनर्वास से गुजरना पड़ा। और अब जिरॉन आउट X2 या X3 बनाने की कोई बात नहीं थी। बाद में 21वीं सदी में जिरॉन आउट X1 को फिर से बहाल किया गया। ट्रायम्फ तकनीक का दबदबे का दौर शानदार था, लेकिन हर चीज का अंत होता है और 70 के दशक की शुरुआत से लेकर 90 के दशक तक मुकाबला जापानी इंजनों वाली तकनीक और हार्ले डेविडसन के बीच तेज हो जाएगा। ये कहानी मैं आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले चलिए न्यूजीलैंड के मशहूर मोटरसाइकिल राइडर और रिकॉर्डधारी बर्ट मुनरो और उसकी सबसे तेज इंडियन मोटरसाइकिल को याद करते हैं, क्योंकि ठीक उसी समय जब 1966 में एक टेंट में जायरनआउट की टीम अपने प्रयास के लिए तैयारी कर रही थी, वहीं कहीं पास में बर्ट भी मौजूद थे। और वो रहे, वे जायरनआउट X1 के पायलट बॉब लेपन से बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के बर्ट मुनरो को ज्यादातर मोटरसाइकिल प्रशंसक जानते हैं और ये प्रसिद्धि यूं ही नहीं है। उनकी कहानी और इंडियन मोटरसाइकिल पर बनाए गए उनके रिकॉर्ड की कहानी हैरान भी करती है और प्रेरित भी। बर्ट का जन्म बहुत पहले 1899 में हुआ था। मोटरसाइकिलें उनकी जिंदगी में 16 साल की उम्र में आईं और 20 साल की उम्र में वे पहले ही स्थानीय रेसिंग ट्रैक पर रफ्तार के जादूगर बन चुके थे। 1920 में जब बर्ट 21 साल के थे, उन्होंने वही किस्मत बदलने वाली इंडियन स्काउट मोटरसाइकिल खरीदी। स्टॉक में यह एक काफी साधारण मोटरसाइकिल थी, जिसमें 600 सीसी का इंजन, 3 स्पीड गियर बॉक्स और लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड थी। अपनी इंडियन को बदलना बर्ट ने 1926 में शुरू किया था और बर्ट ने ये काम 40 साल तक जारी रखा। वह खुद पिस्टन ढालता था, वॉल्व बनाता था, धीरे धीरे इंजन की घन क्षमता बढ़ाता था और इसी तरह के कई काम करता था, जब तक कि 1967 में ये चरम पर नहीं पहुंचा। मॉनरो का आधिकारिक रिकॉर्ड 296.259 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि 1966 की क्वालिफाइंग रन के दौरान बर्ट ने अनौपचारिक रूप से 341.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की थी। मॉनरो का रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। उसकी मोटरसाइकिल इंडियन मॉनरो स्पेशल, जिसे 4 दशकों तक सुधारा गया था, 1000 सीसी तक के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाली सबसे तेज मोटरसाइकिल है। बर्ट की मेहनत और सफलता पर आधारित फिल्म द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन 2005 में बनी थी, जिसमें मुख्य भूमिका में एंथनी हॉपकिंस थे, और साथ ही 1971 की एक पहले की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बर्ट मॉनरो ऑफरिंग टू द गॉड ऑफ स्पीड भी है। वैसे इन दोनों फिल्मों का निर्देशन रोजर डोनाल्डसन ने किया था और दोनों ही फिल्में शानदार हैं। हालांकि फिल्म द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन में एक गलती है। नाटकीय प्रभाव और भावनात्मक असर के लिए फिल्म में ऐसा दिखाया गया है मानो मॉनरो की बॉनविल यात्रा सिर्फ एक ही बार हुई हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। इस फिल्म में मॉनरो की यादगार जिंदगी के लम्हों को एक कहानी में समेटा गया है, जो अलग अलग वर्षों में थे। असल में बर्ट पहली बार 1957 में यूटा के सॉल्ट फ्लैट्स गया था। इससे पहले वो न्यूजीलैंड के स्पीड रिकॉर्ड्स लगातार तोड़ रहा था। यह समझने के बाद कि अमेरिका का ये मैदान स्पीड की मक्का है, उसने यहीं रेसिंग की तैयारी शुरू कर दी। वह 1962 में स्पीड वीक में रिकॉर्ड बनाने पहुंचा और इसी पल से मुनरो बॉनविल के नियमित आगंतुक बन जाएंगे। हर साल 1971 तक लगातार यहां आते रहेंगे। हर साल अपनी ताकत आजमाकर मोटरसाइकिल से अधिकतम पाने की कोशिश करेंगे। 1975 में उन्होंने बॉनविल की अपनी 14वीं और आखिरी यात्रा एक दर्शक के रूप में की और 2006 में
इस महान शख्सियत को अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट एसोसिएशन के मोटरसाइकिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आप बर्ट मुनरो और उसकी इंडियन मोटरसाइकिल की कहानी को मेरे चैनल पर एक अलग वीडियो में विस्तार से देख सकते हैं। ये रहा उस पर एक पॉपअप कार्ड। जब आप मैदान में मोटरसाइकिल पर दौड़ते हैं तो आपकी जिंदगी के 5 मिनट कई लोगों की पूरी जिंदगी से ज्यादा दिलचस्प होते हैं। हाँ, ये बहुत खूबसूरत पल होते हैं। 1970 से लेकर 90 के दशक तक मुकाबला जापानी इंजनों से लैस मशीनों और हार्ले के इंजनों के बीच चलेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखें तो मुकाबला अमेरिकियों के बीच ही था। डॉन वेस्को, कैल रेबॉन, डेव कंपस। फर्क बस इतना था कि कुछ टीमें घरेलू निर्माता हार्ले डेविडसन के इंजन पसंद करती थीं, जबकि बाकी टीमें जापानी मोटर कंपनियों के इंजन इस्तेमाल करती थीं। यामाहा, होंडा, सुजुकी और कावासाकी जैसी कंपनियां मोटरसाइकिल की सबसे तेज रफ्तार के रिकॉर्ड के लिए सीधा मुकाबला नहीं कर रही थीं। और अगर पहले रफ्तार उन मशीनों के काबू में थी जो उत्पादन मॉडल या कम से कम अपने समय के रेसिंग वर्जन से ज्यादा अलग नहीं थीं, तो धीरे धीरे ये मुकाम खास तौर पर बनाई गई रेसिंग मशीनों के पास चला गया। अब 70 के दशक का पहला रिकॉर्ड डॉन वेस्को के नाम था, जो एक अमेरिकी बिजनेसमैन और मोटरसाइकिल रेसर थे। वेस्को ने करियर में 3 बार मोटरसाइकिल की सबसे तेज रफ्तार का रिकॉर्ड तोड़ा और हर बार प्रतीकात्मक आंकड़े पार किए। पहली बार उन्होंने 250 मील प्रति घंटे की अजेय सीमा पार की, दूसरी बार 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की और तीसरी बार उन्होंने 500 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा को पार किया। और चलिए सब कुछ क्रम से जानते हैं। 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचना शानदार उपलब्धि थी, जिसके लिए एरोडायनामिक मोटरसाइकिल चाहिए थी। एरोडायनामिक्स के क्षेत्र में जो कुछ भी किया जा सकता था वो पहले ही किया जा चुका था, और इसका सबूत है एनएसयू के जर्मन विशेषज्ञ। वहां एक पूरा संस्थान वायुगतिकीय ड्रैग को कम करने पर काम कर रहा था। 70 के दशक की शुरुआत में मोटरों की ताकत फिर से बढ़ने लगी। डॉन वेस्को ने अपने पहले रिकॉर्ड के लिए बिग रेड नामक स्ट्रीमलाइनर बनाया था और उसने पावर यूनिट के तौर पर 2 जबरदस्त 2 स्ट्रोक 2 सिलेंडर यामाहा इंजन का इस्तेमाल किया। हर एक की क्षमता 350 सीसी थी, जो स्पोर्ट्स मॉडल TR2 से लिए गए थे। स्टॉक में यह रेसिंग इंजन 54 हॉर्स पावर देता था, लेकिन मुमकिन है कि बिग रेड के लिए इन्हें और भी बेहतर बनाया गया हो। प्रमुख एरोस्पेस कंपनी के कर्मचारी जो डुडेक की इंजीनियरिंग उपलब्धियों और फोर्ड मोटर कंपनी के पूर्व इंजीनियर के अनुभव के विपरीत, जिनका पहले जिक्र किया गया था, वेस्को के अपने स्ट्रीमलाइनर को बनाने के प्रयास मुख्य रूप से हॉट रॉड्स बनाने के अनुभव पर आधारित थे। डॉन का जन्म साउथ कैलिफोर्निया में हुआ था। उन पर और उनके भाइयों पर उनके पिता का गहरा असर था, जो हॉट रॉड्स और स्ट्रीमलाइनर बनाते थे और उन्हें कैलिफोर्निया की सूखी झीलों पर दौड़ाते थे। वेस्को पर भी इसका असर पड़ा। 60 के दशक में वे यामाहा की मशीनों पर रेस करेंगे और कंपनी के डीलर बनेंगे। यहीं से यामाहा इंजनों के प्रति उनका प्यार और बॉनविल रेसों में दिलचस्पी शुरू हुई। बिग रेड, जैसा कि डॉन की पत्नी ने मोटरसाइकिल का नाम रखा था, 5.5 मीटर लंबा था और इसे कोरियाई युद्ध के समय के ग्रुम्मन F9 F पैंथर फाइटर के सहायक ईंधन टैंक के आधार पर बनाया गया था। यामाहा के इंजन साधारण पेट्रोल पर चलते थे। सन 1969 में वेस्को ने बोनविल में एक तरफा रेस के दौरान अपनी बनाई हुई बाइक पर 367 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की थी। कंट्रोल में दिक्कतें थीं, पर रफ्तार की चाहत ज्यादा थी। 17 सितंबर 1970 को बहादुर ने आखिरकार 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर ली। डॉन वेस्को ने अपनी 2 इंजन वाली यामाहा पर दोनों दिशाओं में औसतन 409.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दिखाई। ये उपलब्धि आसान नहीं थी। इससे पहले डॉन वेस्को ने 380 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पर टायर फटने के हादसे को सुरक्षित झेला था। बिग रेड को जल्दी से ठीक किया गया और 2 हफ्ते बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। इस तरह गति रिकॉर्ड की नया दौर शुरू हुई, जिसमें जापानी इंजनों वाली मोटरसाइकिलें हावी रहेंगी। बॉब लेपन, एलेक्स ट्रेमुलिस और जिम ब्रुफ्लैट की टीम के जेरोनॉट X1 के पास वेस्को को पछाड़ने के पूरे मौके थे, लेकिन पहले बताई गई दुर्घटना हो गई और टीम हमेशा के लिए रेस से बाहर हो गई। हालांकि डॉन जानता था कि उसका रिकॉर्ड ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, खासकर
जब उसका मुख्य प्रतिद्वंदी उसका करीबी दोस्त था। 1 महीने से भी कम समय में डॉन वेस्को के दोस्त केल रेबॉन हार्ले डेविडसन पर नई टॉप स्पीड हासिल करेंगे। रेबॉन बचपन से ही मोटरसाइकिलों और रेसिंग के शौकीन थे। रेसिंग में उनकी कामयाबी ने उन्हें हार्ले डेविडसन की फैक्ट्री रेसिंग टीम में जगह दिला दी। उन्होंने फ्लैट ट्रैक और डेटोना 200 रेस में बेहद शानदार प्रदर्शन किया। तब तक हार्ले डेविडसन पर जापानी ब्रांड्स का दबाव बढ़ गया था, क्योंकि उनकी और भी ताकतवर मोटरसाइकिलें बाजार में आ रही थीं। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए एक शानदार जीत जरूरी थी और मोटरसाइकिलों के बीच स्पीड का नया रिकॉर्ड बनाना कंपनी के नेतृत्व को सबसे उपयुक्त समाधान लगा। इस प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए कंपनी ने रेसिंग डिवीजन प्रमुख डिक ओब्रायन को नियुक्त किया। सन 1970 तक डेनिस मेनिंग ने बॉनविल में मुकाबले के लिए एक एरोडायनेमिक मोटरसाइकिल डिजाइन और तैयार कर ली थी। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। जैसा कि मेनिंग खुद कहते हैं, मेरी उम्र 24 थी। मैंने हाल ही में शादी की और परिवार व रेसिंग प्रोग्राम के लिए 3 नौकरियां कर रहा था। मैंने खुशी से हार्ले डेविडसन की आधिकारिक परियोजना में शामिल होने का मौका लिया। ओब्रायन ने कहा, अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं तो $10,000 देंगे, नहीं तो होटल का खर्च लौटाएंगे। मैंने सहमति दे दी। और डेनिस हमारे किस्से में फिर से आएंगे, क्योंकि आज भी ये मूंछों वाले चाचा स्ट्रीमलाइनर बनाते रहते हैं। उन्होंने 1 दर्जन से भी ज्यादा बनाए हैं। बाद में वे BAB एंटरप्राइजेस कंपनी के संस्थापक और मालिक बने, जिनका स्ट्रीमलाइनर 2 बार स्पीड रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अब हार्ले पर लौटते हैं। मेनिंग पर बाद में बात करेंगे। स्ट्रीमलाइनर खास था क्योंकि यह पूरी तरह फैक्ट्री में विकसित हुआ, जिससे निर्माता आमतौर पर बचते थे। कम से कम पिछली सदी के 60 के दशक से लेकर आज तक हार्ले का रिकॉर्ड बनाने वाला दिल 1480 सीसी का बोर किया गया इंजन था, जो स्पोर्ट्स्टर मॉडल से लिया गया था और वार्नर राइली ने पावर बढ़ाने के लिए मॉडिफाई किया था। ये इंजन नाइट्रोमिथेन से चलता था। इस पहियों वाली टॉर्पीडो को चलाने और रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करने का सम्मान प्रतिभाशाली फैक्ट्री रेसर केल रेबॉन को मिला। हार्ले डेविडसन की टीम 1970 में बॉनविल की स्पीड वीक के लिए रवाना हुई। 15 अक्टूबर को रीबॉन ने नया रिकॉर्ड बनाया, 414.8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो डॉन वेस्को के नतीजे से बेहतर था। लेकिन केल और टीन के लिए पिछले रिकॉर्ड से सिर्फ 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होना काफी नहीं था। उनका सोचना था, क्या हमारी इतनी मेहनत, वर्कशॉप में कई रातें जागना सिर्फ इन 6 और आधा किलोमीटर के लिए था? रिकॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ना जरूरी है। अगले दिन मोटरसाइकिल फिर दौड़ के लिए तैयार हुई। दक्षिण दिशा में केल ने शानदार प्रदर्शन किया। उसने चरम पर लगभग 435 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार निकाली। अब 1 घंटे से भी कम समय में उत्तर यानी विपरीत दिशा में दौड़ पूरी करनी थी। जॉर्ज स्मिथ, जो राइली के साथी थे और इंजन कार्बोरेटर सेटिंग देख रहे थे, ने दूसरी दौड़ से पहले स्पार्क प्लग निकाली और पाया कि आगे वाले सिलेंडर की स्पार्क प्लग पर धातु जमी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जॉर्ज सिलेंडर की जांच करते हैं और पिस्टन के ऊपर दरार पाते हैं। टीम निराश होती है, समय कम है, फिर भी वे दौड़ जारी रखने का फैसला करते हैं। स्मिथ 60% नाइट्रोमिथेन मिलाते हैं, बाकी अल्कोहल है। पहले वे 70% नाइट्रोमिथेन पर दौड़ते थे। कार्बोरेटर सेट किया जाता है। फिर रेबॉन रवाना होते हैं और मॉडिफाइड स्पोर्ट्स्टर का इंजन कंट्रोल सेक्शन के अंत से कई दर्जन मीटर पहले ही बंद हो जाता है। लेकिन रफ्तार काफी थी। कंट्रोल सेक्शन पर औसत गति 423.7 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में रही और दोनों दिशाओं में रनों का औसत परिणाम 427.267 हजारवां किलोमीटर प्रति घंटा रहा। ये काफी प्रभावशाली था। स्ट्रीमलाइनर की बनावट की खासियतों के कारण रेबॉन के लिए ये रेस बहुत मुश्किल थी। डिजाइन की सीमाओं में फिट होने के लिए रेसर को लगभग लेटे हुए अंदर रहना पड़ता था। आगे का पहिया वैसे भी सीमित दृश्य को और भी बाधित करता था और रेबॉन ने पहिए के दोनों ओर पारदर्शी प्लास्टिक पैनल लगाए थे ताकि वो ट्रैक के किनारे दर्शाने वाली काली लाइनों पर नजर रख सके। कोशिशों में केल के साथ गिरने की घटनाएं भी हुईं। एक बार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ब्रेक लगाते समय साइड सपोर्ट नहीं निकले, जिससे स्थिरता नहीं बढ़ी। फिर से स्ट्रीमलाइनर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर संतुलन नहीं रख सका। तेज रफ्तार पर आगे का पहिया लगातार रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था।
इस समस्या का हल यह निकाला गया कि पहिए के दोनों तरफ 18-18 किलो के 2 शीशे के वजन जोड़ दिए गए। हालांकि रेसर की किस्मत अच्छी थी और टीम जल्दी जल्दी बोलेट की मरम्मत कर रही थी और उसमें सुधार कर रही थी और रिकॉर्ड बन गया। क्या लगता है केल्ला रेबॉन के रेसिंग दोस्त डॉन वेस्को रुक गए? बिल्कुल नहीं। पहले भी आपने सुना है कि उनके नाम मोटरसाइकिलों पर 3 सबसे तेज गति के रिकॉर्ड हैं। और अब समय आ गया है कि हम आखिरी 2 के बारे में बात करें। 1975 के रेसिंग सीजन में यूटा के सॉल्ट फ्लैट्स पर उन्होंने नया स्ट्रीमलाइनर तैयार किया और यामाहा इंजनों के प्रति उनका वही लगाव रहा। नई मशीन का नाम सिल्वर बर्ड था और इसे यामाहा के समर्थन से बनाया गया। वेस्को ने यामाहा TZ 700 के 2 4 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन लिए, उन्हें फ्रेम में लगाया और कुल मिलाकर 1390 सीसी का इंजन और लगभग 240 हॉर्स पावर की ताकत हासिल की। 28 सितंबर 1975 को डॉन ने वो रफ्तार हासिल की जो रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करने वाले कई लोगों का सपना थी। उसने 300 मील प्रति घंटे की सीमा पार कर ली और परिणाम रहा 487.515 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि उस खास संख्या से 2.9 मील प्रति घंटा ज्यादा था। यह रिकॉर्ड 28 अगस्त 1978 तक कायम रहा, जब डॉन वेस्को ने खुद ही इसे तोड़ दिया। 1978 तक डॉन ने और भी ज्यादा पागलपन भरा स्ट्रीमलाइनर बनाया। उन्होंने इसका नाम लाइटनिंग बोल्ट रखा। इस डिजाइन के लिए वेस्को ने कावासाकी के Z1000 के 2 इंजन चुने। उन पर टर्बोचार्जर लगाया गया। दोनों इंजनों के क्रैंकशाफ्ट के दोनों ओर पुली लगी थीं और बेल्ट ड्राइव से वे आपस में जुड़े थे। अगस्त 1978 में वेस्को ने लाइटनिंग बोल्ट पर रिकॉर्ड बनाया 509.757 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहली बार था जब मोटरसाइकिल ने आधे हजार किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पकड़ी थी। 1 महीने बाद डॉन फिर से बोनविल लौटे और एक दिशा में रेस के दौरान उन्होंने 536.099 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। हालांकि वह विपरीत दिशा में रेस पूरी नहीं कर पाए और रिकॉर्ड को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिली। 509 से कुछ ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का परिणाम 1990 तक यानी 12 सालों तक सबसे तेज गति का रिकॉर्ड बना रहेगा। लाइटनिंग बोल्ट के बाद ऐसा लगता है कि एक और एरोडायनामिक मोटरसाइकिल आई जिसमें वेस्को ने 2 टर्बोचार्ज्ड 6 सिलेंडर कावासाकी इंजन लगाए। शायद ये इंजन Z1300 मॉडल के थे जो 80 के दशक की शुरुआत में आए, मगर इस स्ट्रीमलाइनर को अधिकतम गति का रिकॉर्ड नहीं मिला। 80 के दशक के अंत से वेस्को ने कारों की स्पीड रिकॉर्ड्स पर पूरा ध्यान दिया। खासकर वह अपनी कार टर्मिनेटर 2 पर बनाए रिकॉर्ड के लिए मशहूर हैं। इस पहियों वाली रॉकेट पर वेस्को ने 2018 में एक रेस के दौरान औसतन 810.03 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दिखाई थी। ये आज भी इंजन से पहियों तक मैकेनिकल ड्राइव वाला सबसे तेज कार है। इससे तेज चलने वाली सभी गाड़ियां जेट इंजन का इस्तेमाल करती हैं। अगला मोटरसाइकिल रिकॉर्ड अमेरिकी डेव काम्पास और 2 हार्ले डेविडसन इंजनों वाली मशीन ने हासिल किया। मोटरसाइकिल का नाम इजी राइडर स्ट्रीमलाइनर था। डेविड काम्पास ने कम उम्र में पहली हार्ले डेविडसन खरीदकर रफ्तार की दुनिया में कदम रखा और रेस में भाग लिया। ये शुरुआती चिंगारी जीवन भर के लिए राइडिंग और रेसिंग का जुनून बन गई और दशकों तक काम्पास हार्ले डेविडसन ब्रांड के प्रति समर्पित रहे। काम्पास को असली पहचान 1990 में यूटा की बोनविल सॉल्ट फ्लैट्स पर मिली, जब उन्होंने मोटरसाइकिल इतिहास में नाम दर्ज कराया। 1974 में डेव प्रतिष्ठित 200 मील प्रति घंटा क्लब में शामिल हुए, जिसमें वे रेसर्स हैं जिन्होंने ये स्पीड पार की है। ये एक दुर्लभ और बेहद सम्मानजनक उपलब्धि है। रिकॉर्ड तोड़ने वाली मोटरसाइकिल का प्रोजेक्ट 1990 से पहले ही शुरू हो गया था। काम्पास ने बॉब जॉर्ज से मुलाकात की, जिन्होंने पहला स्ट्रीमलाइनर बनाया था। बॉब के पास पैसे नहीं थे, लेकिन डेव ने उसकी मुलाकात जो टेरेजी से कराई, जो जिमा साइकिल के मालिक और इजी राइडर्स मैगजीन के पार्टनर थे। जो ने रिकॉर्ड तोड़ने वाली मोटरसाइकिल प्रोजेक्ट संभाला और कुछ साल बाद जिमा स्ट्रीमलाइनर तैयार हो गया। इस मोटरसाइकिल से रिकॉर्ड नहीं बना, लेकिन 1987 में इसी आधार पर
इजी राइडर्स स्ट्रीमलाइनर बनाया गया। टेरेजी ने फंड जुटाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। उसने मैगजीन में पाठकों को नया रिकॉर्ड बनाने में शामिल होने का न्योता दिया। सिर्फ $25 में आपको एक ब्रांडेड टी शर्ट मिलेगी और साथ ही स्पॉन्सर्स के नाम वाहन की बॉडी पर लिखे जाएंगे। और ऐसे इच्छुक लोगों की संख्या करीब 10,000 थी। किट ट्रैक्स्टन द्वारा मोटर से जुड़े मुख्य बदलावों और संशोधनों के बाद मोटरसाइकिल तैयार थी। इसमें 2 रॉक्स्टन हार्ले डेविडसन इंजन लगे थे, जिनमें से हर एक की क्षमता 1.5 लीटर थी। स्ट्रीमलाइनर का वजन करीब 1100 किलोग्राम था। टीम 1989 में बोनविल गई, जहां रिकॉर्ड बनाने की कोशिशों के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भीड़ ने उनका समर्थन किया। पहले रन में इजी राइडर्स ने 422 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ी, फिर नतीजे 480 के करीब पहुंच गए। मंगलवार 26 सितंबर 1989 रेसिंग टीम का समय खत्म हो रहा था। बोनविल के सॉल्ट फ्लैट्स में मौसम खराब हो गया था। इंजनों को 88% नाइट्रोमीथेन मिश्रण के अनुसार ट्यून किया गया था। सिद्धांत रूप से बाइक को 320 मील प्रति घंटे की रफ्तार मिलनी चाहिए थी, जो एक रिकॉर्ड होता। हालांकि जब डेव ने कंट्रोल सेक्शन में प्रवेश किया तो भार के कारण नरम हुई आगे की टायर फट गई और रफ्तार अचानक गिरने लगी। कंपस रेस से बाहर हो गया, लेकिन टीम अगले यानी 1990 में फिर से बोनविल लौट आई। लड़कों को आगे के पहिए के लिए केवल एक ही स्पीड के हिसाब से उपयुक्त टायर मिला। यह टायर फायरस्टोन कंपनी द्वारा 1967 में बनाया गया था और टीम ने रेस के लिए इनका कुछ स्टॉक खरीद लिया। रेस शुरू होते ही टीम की रेसिंग मशीन लगभग 400 किमी/घंटा की रफ्तार पर एक्सीडेंट का शिकार हो गई। आगे का पहिया जवाब दे गया। वो ठीक से बैलेंस नहीं था। कंपस को हल्की चोट आई और स्पॉन्सर्स की मदद से स्ट्रीमलाइनर 3 दिन में जल्दी ठीक हो गया। शनिवार 14 जुलाई 1990 को डेव कंपस ने AMA और FIM की स्पीड के एब्सोल्यूट रिकॉर्ड बनाए। औसत रफ्तार 518.45 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई। ये रिकॉर्ड आधिकारिक रिकॉर्ड्स में सबसे लंबे समय तक कायम रहा है। कंपस का रिकॉर्ड रॉकी रॉबिन्सन ने टॉप 1 एक अटैक स्ट्रीमलाइनर पर 3 सितंबर 2006 को तोड़ा था और फिर 2 दिन बाद क्रिस कार ने इसे फिर से तोड़ दिया। इसका मतलब है कि डेव का रिकॉर्ड 16 साल तक कायम रहा। केवल ग्लेन कर्टिस का V8 मोटरसाइकिल पर अनौपचारिक रिकॉर्ड ही उससे ज्यादा समय तक रहा। और इसी के साथ 20वीं सदी में मोटरसाइकिलों की अधिकतम गति के रिकॉर्ड खत्म हो जाते हैं। 21वीं सदी में भी गति की दौड़ जारी रही और यह समय अवधि, जो अब तक लगभग 1/4 सदी है, इस बात के लिए खास है कि रिकॉर्ड 2 रेसर्स और उनकी टीमों के बीच हाथ बदलता रहेगा। सबसे तेज मोटरसाइकिल का खिताब पाने के लिए कई मोटरसाइकिलें और टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही थीं, लेकिन आखिरकार सिर्फ 2 ही इतिहास में दर्ज हो सकीं। ये है रॉकी रॉबिन्सन और क्रिस कार। इनकी प्रतिद्वंदिता मुझे पिछली सदी के तीसरे दशक में ब्रिटिश और जर्मन टीमों की प्रतिस्पर्धा याद दिलाती है। रॉकी रॉबिन्सन से शुरू करें। रॉकी का जन्म 9 मार्च 1961 को हुआ था। इस कहानी में जिन कई लोगों का जिक्र हुआ है, उनकी तरह रॉकी भी अपनी जवानी में मोटरसाइकिल और रफ्तार के दीवाने हो गए थे। बाद में रॉबिन्सन एक पेशेवर स्पीडवे रेसर बन गए, लेकिन 2000 के दशक में उनकी रुचि स्पीड रिकॉर्ड्स में बढ़ गई। रॉबिन्सन के सर्वोच्च गति के 3 रिकॉर्ड भी मुमकिन नहीं होते अगर वे माइक एकेटिफ से नहीं मिलते। माइक एकेटिफ एक्ट टेक्नोलॉजीज कंपनी के मालिक हैं, जो एवियोनिक्स में हैं। वो मोटर रेसर, मैकेनिक और पार्ट्स निर्माता भी हैं। एकेटिफ ने 2002 में पहली बार मोटरसाइकिल स्पीड रिकॉर्ड बनाने का सोचा था। उन्होंने अपनी कंपनी के नॉर्थ कैलिफोर्निया उत्पादन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा एक अटैक स्ट्रीमलाइनर के डिजाइन और असेंबली के लिए रखा और मोटरसाइकिल बनाने को पुराने दोस्तों की टीम बनाई। 2004 तक वाहन तैयार हो चुका था। मोटरसाइकिल का फ्रेम क्रोम मोलिब्डेनम ट्यूबों से वेल्ड किया गया। उसमें सुजुकी हायाबुसा के 2 इंजन लगे, जिन्हें एक गैरेट टर्बोचार्जर से टर्बोचार्ज किया गया और कुल लगभग 900 हॉर्स पावर हासिल हुए। इतनी ज्यादा ताकत पैदा करने वाले इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और माइक और उनकी टीम ने एक कूलिंग सिस्टम तैयार की, जिसमें रेडिएटर को अतिरिक्त रूप से ड्राई आइस से ठंडा किया जाता है।
इन दृश्यों में आप उसे एक खास डिब्बे में लोड होते देख सकते हैं। मोटरसाइकिल का फेयरिंग भी पूरी तरह से प्रभावी है। इसका एरोडायनेमिक ड्रैग गुणांक सिर्फ 0.14 है। स्ट्रीमलाइनर का वजन 730 किलोग्राम है और इसके आयाम हैं लंबाई 6.4 मीटर, ऊंचाई 81 सेंटीमीटर, चौड़ाई 56 सेंटीमीटर। मिक्की थॉमसन कंपनी का टायर चुना गया। रिकॉर्ड बनाने की पहली कोशिशें 2004 में हुई थीं। उस साल मोटरसाइकिल चला रहे थे जिमी ओडम। 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर वे बगल से आने वाली हवा की चपेट में आ गए, जिससे दुर्घटना हो गई। जिमी सुरक्षित रहे, पर स्ट्रीमलाइनर को नुकसान पहुंचा। 2005 में अक अटैक को ठीक किया गया। फरवरी 2006 में कंपनी ऑस्ट्रेलिया के लेक गार्डनर गई ताकि स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश हो सके। वहां पहुंचने से एक हफ्ता पहले वहां तेज आंधी आई थी, जिससे हालात तेज रफ्तार के लिए सही नहीं थे। चूंकि वे इतनी दूर से आए थे, टीम ने कोशिश की, लेकिन अक अटैक अधिकतम सिर्फ 401 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ही पकड़ सका। अगस्त के आखिर में वे बोनविल गए और 3 सितंबर को रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। रॉकी रॉबिन्सन ने टॉप 1 अक अटैक चलाते हुए 551.678 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। डेव कैंपस के इजी राइडर्स स्ट्रीमलाइनर के 16 साल के दबदबे का अंत हो गया। लेकिन माइक एकाटिफ, रॉबिन्सन और टीम की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। 5 सितंबर को 2 दिन बाद डेनिस मैनिंग द्वारा बनाए गए स्ट्रीमलाइनर और रेसर क्रिस कार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब BAB 7 स्ट्रीमलाइनर के बारे में कुछ बातें। 1976 में BAB एंटरप्राइजेस की स्थापना हुई और तभी से BAB रेसिंग का नाम 2 पहिया टॉर्पीडो से जुड़ा है। BAB 7 स्ट्रीमलाइनर इस संगठन की 7वीं रिकॉर्ड तोड़ मोटरसाइकिल है। मैनिंग ने अपने ठोस अनुभव के कारण वाकई में एक बेहतरीन स्ट्रीमलाइनर तैयार किया। एरोडायनेमिक ड्रैग गुणांक सिर्फ 0.08 है। डेनिस के अनुसार फेयरिंग की आकृति बनाते समय उन्हें उस सैल्मन से प्रेरणा मिली जिसे उन्होंने एक बार कोलंबिया नदी में देखा था और जो पानी में 80 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकता है। इंजन के डिजाइन पर एक अलग और बहुत महत्वपूर्ण काम जो हरल्सन ने सिएरा डिजाइन इंजीनियरिंग से किया था। इस इंजन में सिर्फ ऑयल फिल्टर तैयार मिला, बाकी सब कुछ खुद बनाया गया है। यह इंजन V4 लेआउट का है, जिसमें सिलेंडरों का एंगल 90 डिग्री है और इसका डिस्प्लेसमेंट 2997 घन सेंटीमीटर है। यह टर्बोचार्जर से लैस है और मिथेनॉल पर चलता है। इसकी अधिकतम पावर 500 हॉर्स पावर है। इसमें गुडियर टायर इस्तेमाल किए गए हैं। ट्रांसमिशन 4 स्पीड का है। क्या आप एक दिलचस्प तथ्य जानना चाहेंगे? अधिकतर स्पोर्ट्स बाइकर्स अपनी बाइक की तारीफ करते हैं कि वो पहली गियर में 180 किमी घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि BAB 7 स्ट्रीमलाइनर पहली गियर में 305 किमी घंटा की स्पीड पकड़ सकता है। पायलट के लिए 7 बार के AMA फ्लैट ट्रैक चैंपियन क्रिस कार को चुना गया। 5 सितंबर 2006 को क्रिस ने नया रिकॉर्ड बनाया, 564.693 किलोमीटर प्रति घंटा। यह रॉबिन्सन से 13 किमी घंटे तेज था, जिन्होंने 2 दिन पहले रिकॉर्ड बनाया था। 2006 में सैम विलर ने करू और रॉबिन्सन को कड़ी टक्कर दी। विलर 8वें दशक से ही स्ट्रीमलाइनर बना रहे थे। उन्होंने छोटे इंजन से शुरुआत की थी, जैसे कि बुल्टाको 125। 90 के दशक के मध्य तक सैम ने काम्पस का रिकॉर्ड तोड़ने का ठान लिया था। 96 में कावासाकी के सहयोग से खुद बनाया गया स्ट्रीमलाइनर EZ हुक तैयार था, जिसमें ZX11 मॉडल का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन था। फेयरिंग उसने कॉल्टेक के कुछ एरोडायनामिक्स पढ़ने वाले PhD छात्रों के साथ डिग्री प्रोजेक्ट के रूप में बनाया था। पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग का काम करने वाले व्हीलर ने अपने स्ट्रीमलाइनर से जुड़ी हर चीज में अपनी आविष्कारशीलता और बारीकी पर ध्यान देने की क्षमता दिखाई। ज्यादा हॉर्स पावर का इस्तेमाल करके रफ्तार हासिल करने के बजाय सैम हर तरह से अधिकतम दक्षता हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह 90 के दशक में लगभग स्टॉक 160 हॉर्स पावर वाले ZX11 इंजन पर उन्होंने 484 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की थी। जेड हुक और व्हीलर का नाम रिकॉर्ड में दर्ज होना तय लग रहा था, पर कई समस्याओं के कारण ये योजनाएं विफल हो गईं। 2000 की शुरुआत में व्हीलर टेरी काइजर से मिलते हैं, जो मिस्टर टर्बो कंपनी के मालिक हैं। वे ZX11 मोटर की ताकत टर्बोचार्जर से बढ़ाते हैं
लेकिन अब विश्वसनीयता की समस्याएं हैं। इंजन अक्सर पागलपन भरे दबाव को नहीं झेल पाता था। साथ ही पिछली ड्राइव चेन और टायर भी जवाब दे जाते थे। अगस्त 2004 में व्हीलर ने आखिरकार डेव कैंपस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब वो बोनविल में 532 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गया। हालांकि क्योंकि यह रिकॉर्ड SCTA के मानकों के अनुसार स्थापित किया गया था, जो दो एक तरफा रनों के औसत को मान्यता देते हैं, न कि FIM के नियमों के अनुसार, जिसमें दो विपरीत दिशाओं में रनों का औसत जरूरी होता है। इसलिए व्हीलर का परिणाम आधिकारिक तौर पर विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। 2006 में व्हीलर ने परिणाम सुधारने का ठान लिया था, लेकिन टायर की समस्या अब भी गंभीर थी। जो गुडियर LSR टायर इस्तेमाल किए जा रहे थे, वे बहुत ही दुर्लभ थे और एक सेट से ज्यादा 2 रनों के लिए ही काम चल पाता था। जानकारी के लिए बता दूं, उस समय LSR का एक सेट $1,20,000 का आता था। व्हीलर ने सबसे तेज एक तरफा दौड़ में 571 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की, लेकिन आखिरी मापी मील पर आगे का टायर फट गया, जिससे वह गिर गए, पर सौभाग्य से उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। इससे रॉबिन्सन और कारू के जवाबी प्रयासों और रिकॉर्ड बनाने की संभावनाएं खत्म हो गईं। व्हीलर ने अपनी कोशिशें जारी रखीं, साथ ही अपने मोटरसाइकिल को बेहतर बनाते रहे और खराबियों को दूर करते रहे। ये सिलसिला 2010 के दशक के मध्य तक चला, लेकिन रिकॉर्ड उनके हाथ नहीं आया। 2006 से 2010 तक एक-अटैक और BAB7 ने 5 बार सबसे तेज मोटरसाइकिल का खिताब पाने के लिए मुकाबला किया। 26 सितंबर 2008 को रॉकी रॉबिन्सन ने फिर सबसे तेज मोटरसाइकिल चालक का खिताब जीता। उनका परिणाम 580.833 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। मेनिंग इतनी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सका। एक साल बाद BAB7 के साथ क्रिस कार फिर रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इस बार गति 591.244 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। माइक एकाटेफ और उनकी टीम पीछे हटने को तैयार नहीं थे। रिकॉर्ड टूटने पर अब और तेज चलना जरूरी था। 366 दिन बाद 25 सितंबर 2010 को रॉकी रॉबिन्सन ने एक अटैक पर दोनों दिशाओं में 1 मील के हिस्से में औसत गति 605.697 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई। चरम पर रॉबिन्सन ने 633 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ी। भूमि पर गति के रिकॉर्ड की दौड़ में एक-अटैक ने कई असफल प्रयासों का सामना किया, जिनमें कुछ रेसें शामिल थीं जो जबरदस्त दुर्घटनाओं के साथ खत्म हुईं। एक बार रॉकी का स्ट्रीमलाइनर 515 किमी/घंटा की रफ्तार से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वाहन एक तरफ गिर गया और 16 बार पलट गया। रॉकी ने इस हादसे के बारे में कहा था, मैंने ढीली नमक की एक अच्छी खासी जगह पर गाड़ी चढ़ा दी, जहां पकड़ बहुत कम थी। यह स्विच की तरह था। दोनों मोटरों की सारी ताकत अचानक छूट गई, RPM बढ़ा और पिछला पहिया फिसला। मुझे ऐसा घुमाव महसूस हुआ जैसे फ्लैट ट्रैकर मोड से निकलते वक्त करता है। बाइक दाईं ओर झुक गई और मुझे लगा कि मैं संभल सकता हूं। मैंने दाईं ओर मोड़कर खुद को बचाया और स्ट्रीमलाइनर को सीधा कर लिया। इस समय तक पिछला पहिया इतनी तेज घूम रहा था कि सीधा होते ही उसका पिछला हिस्सा दाईं ओर झटका मारते हुए फट पड़ा। बॉडी ने नमक में अटक गई, जिससे एक अटैक हवा में उछल गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैंने हैंडल को कसकर पकड़ लिया। मोटरसाइकिल लगातार अटकती रही, उठती रही और बार बार पलटती रही। फ्रेम की एक पाइप, जो नोज टैंक से लेकर इंजनों तक पूरी लंबाई में जाती है, टूट गई। ये सब कुछ चंद सेकंड में ही हो गया, लेकिन जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे ये सब स्लो मोशन में दिखता है। ये स्पीड का एब्सोल्यूट रिकॉर्ड जो 2010 में बनाया गया था, और आज तक जब 2025 का अंत आ गया है, अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है। रॉकी रॉबिन्सन दुनिया के सबसे तेज मोटरसाइकिल चालक हैं और टॉप 1 एक अटैक सबसे तेज मोटरसाइकिल है। अब एक छोटा सा अध्याय अनुभवी और ध्यान से देखने वाले दर्शकों के लिए है। शुरुआत में मैंने एक जेट चालित 3 पहियों वाले स्ट्रीमलाइनर का जिक्र किया था, जिसे रेस के समय मोटरसाइकिल माना गया। मिलिए, यह है स्पिरिट ऑफ अमेरिका। इसे 1960 के दशक की शुरुआत में क्रेग ब्रिडलाउ ने बनाया था। प्रेरणा लोगों को अलग अलग रूपों में मिलती है। क्रेग के लिए जॉन फिtzgerald कैनेडी का उद्घाटन भाषण प्रेरणा का कारण बना, जिसमें उन्होंने अमेरिकियों से ये आह्वान किया, Ask not what your country can do for you,
Ask what you can do for your country. प्रेरित होकर ब्रेडलाव ने देश सेवा और सबसे तेज इंसान बनने का निर्णय लिया। 60 के दशक की शुरुआत में उन्होंने स्थानीय मैकेनिकल वर्कशॉप के मालिक एड पर्किंस से संपर्क किया, जिन्होंने वर्कशॉप में जगह और $10,000 दिए। क्रेग ने इन पैसों से स्पेयर पार्ट्स खरीदे। $500 एक रिटायर्ड जेट इंजन जनरल इलेक्ट्रिक J47 टर्बोजेट जो F-86 फाइटर से लिया गया था, खरीदने में खर्च किए गए। बाद में ब्रिडलाव को गुडेयर और शेल से समर्थन मिला। स्पिरिट ऑफ अमेरिका आधुनिक जेटकारों में पहली थी जिसे एक पतले और एरोडायनामिक फ्यूजलाज के साथ बनाया गया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें टर्बोजेट इंजन लगाया गया था। पहले परीक्षण बॉनविल के नमक के मैदानों पर 1962 में हुए थे। 5 अगस्त 1963 को क्रेग ब्रिडलव के नियंत्रण में इस जेटकार ने 655.722 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी, जिससे ब्रिडलव पहले इंसान बने जिन्होंने जमीन पर 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार का आंकड़ा पार किया। 13 अक्टूबर 1964 को क्रेग 754.330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचते हैं और 2 दिन बाद 846.961 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक। बाद में ब्रिडलव एक और स्ट्रीमलाइनर बनाएंगे। उसका नाम होगा स्पिरिट ऑफ अमेरिका सोनिक 1। उसकी बनावट में 4 पहिए होंगे ताकि वो उस समय के नियमों में फिट हो सके। क्रेग 1965 में स्पिरिट ऑफ अमेरिका सोनिक 1 पर 2 रिकॉर्ड बनाएंगे। आखिरी और सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड 966.574 किलोमीटर प्रति घंटा था, और ये FIA अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त जेट इंजन वाले जमीनी वाहन का पहला रिकॉर्ड होगा। और अब हम नियमों और वर्गीकरण की बारीकियों पर चलते हैं। स्पिरिट ऑफ अमेरिका के निर्माण के समय अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल फेडरेशन FIA के नियमों के अनुसार भूमि पर गति का रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए 4 पहियों का होना आवश्यक था। इसलिए ब्रिडलाव के 1963-1964 के रिकॉर्ड्स को FIA ने मान्यता नहीं दी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल फेडरेशन FIM ने इन्हें मान्यता दी और स्पिरिट को मोटरसाइकिलों की श्रेणी में रखा। FIA के नियमों में कार को न केवल 4 पहियों वाला बल्कि पहियों से चलने वाला वाहन भी बताया गया था, यानी इंजन की शक्ति को यांत्रिक रूप से पहियों तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन स्पिरिट ऑफ अमेरिका में और अन्य जेट इंजन वाली रिकॉर्ड कारों और मोटरसाइकिलों में सभी पहिए स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। 4 पहियों वाले स्पिरिट सोनिक 1 का आखिरी रिकॉर्ड 15 नवंबर 1965 को FIA ने मान्यता दी, जिससे जेट चालित जमीनी वाहनों का रास्ता खुला। ऑटोमोबाइल एसोसिएशन को नियमों की समीक्षा करने में 2 साल लगे, लेकिन 64 के समय में मुख्य गंभीर सवाल यह था कि इस बॉलेट को किस श्रेणी में रखा जाए, और इसका कारण पहियों की संख्या थी। यही वजह थी कि रिकॉर्ड को FIM ने मान्यता दी थी। इतिहास में सबसे तेज 3 पहियों वाला बॉलेट CMI मोटिवेटर स्ट्रीमलाइनर बना। यह बॉलेट ड्रामेटिक वे 4 हाइब्रिड रॉकेट इंजन से लैस था, जो तरल और ठोस ईंधन को मिलाकर 48,000 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता था, और इसमें एक एक्सेलरेशन यूनिट भी थी, जिसमें साइड विंडर रॉकेट जैसा जेट इंजन था, जिसकी ताकत 12,900 हॉर्स पावर थी। सटैन बैरेट ने 1979 में म्यूरॉक की सूखी झील की सतह पर मोटिवेटर को सिर्फ 12 सेकंड में 976 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचा दिया, जिसमें उन्होंने मुख्य इंजन का इस्तेमाल किया और बूस्टर भी चालू किया। इससे एक पल में 1190.377 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल हो गई। ये लगभग ध्वनि की गति के बराबर थी। परिणाम को पास ही स्थित एडवर्ड्स एयरबेस के उच्च सटीक रडार और टीम के ऑनबोर्ड कंप्यूटर टेलीमेट्री उपकरण द्वारा दर्ज किया गया था, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं बन पाया। सबसे पहले म्यूरोक झील पर रेसिंग एक तरफा प्रारूप में होती है। दूसरे, रिकॉर्ड को मान्यता दिलाने के लिए गति स्थापित करने का प्रयास FIA या उसके द्वारा नियुक्त एजेंट के अधिकार क्षेत्र में किया जाना चाहिए। साथ ही प्रयास एक ही जमीन पर 1 घंटे में दोनों दिशाओं में होना चाहिए था, लेकिन ये शर्तें पूरी नहीं हुईं। आजकल यह स्ट्रीमलाइनर स्मिथसोनियन संस्थान की प्रदर्शनी में रखा गया है। और इसके अलावा 3 साल पहले 12 जून 1976 को किट्टी अनिल, जो एक बहरी रेसर और स्टंट वुमन थीं, CMI मोटिवेटर पर अलवर्ड रेगिस्तान में
843.323 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई थीं। दोनों दिशाओं में 2 रनों में औसत गति। इसने किट्टी ओनील को दुनिया की सबसे तेज महिला बना दिया। उसका रिकॉर्ड दूसरी महिला द्वारा केवल 2019 में ही तोड़ा गया था। कंट्रोल सेक्शन से बाहर निकलते समय जब किट्टी ने इंजन बंद किया, वो 994 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी और उस रेस में इंजन केवल 60% ताकत पर चल रहा था। रेस के बाद इंटरव्यू में किट्टी ने अपने बहरेपन के बारे में कहा, मेरी बीमारी मुझे वाइब्रेशन बेहतर महसूस करने में मदद करती है और शोर से ध्यान नहीं भटकता। मैं बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकता हूं और मेरी मानसिक स्थिरता भी ज्यादा मजबूत है। इस रिकॉर्ड के दूसरे पहलू पर भी थोड़ा कहना जरूरी है। सन 1976 में विलियम फ्रेडरिक ने जेट कार SMI मोटिवेटर का निर्माण पूरा किया, जिसे जमीन पर ध्वनि की गति को पार करने के लिए डिजाइन किया गया था। काफी पैसों की कमी के कारण उन्होंने इस पर दौड़ लगाने का विशेष अधिकार $50,000 में 2 रेसर और स्टंटमैन को बेच दिया। किट्टी ओनील उन्होंने $20,000 लगाए और हेनरी निथेम, जिनकी हिस्सेदारी 30,000 थी। किट्टी और भी रेस के लिए तैयार थीं और उनका इरादा औसत गति में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा पार करने का था और जेट स्ट्रीमलाइनर से ये मुमकिन था। हालांकि निथेम और जेट रिकॉर्ड कार के अन्य प्रायोजक फ्रेडरिक पर दबाव डालने लगे कि वह किट्टी की रेसिंग को रोक दें। कहा गया कि फ्रेडरिक ने निथेम के अनुबंध की शर्तों की अनदेखी की थी। अनुबंध इस तरह से बनाए गए थे कि किट्टी को महिला स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने का विशेष अधिकार दिया गया था, जबकि निथेम को पुरुषों का। असल में परियोजना के मुख्य निवेशकों ने सोचा कि किसी महिला का धरती पर सबसे तेज इंसान होना ठीक नहीं है। निथेम की मुकदमे की धमकी और पैसे खोने के डर से अगले दिन रेस शुरू होने से ठीक पहले फ्रेडरिक ने किट्टी को कार से बाहर निकालकर रेस से हटा दिया। कुछ ऐसा ही हुआ। ये एक काफी उलझी और अप्रिय कहानी बन गई। Incredible power, Chuck Yeager. Yeah, Ken, he's smoking along there at a pretty good rate. रिकॉर्ड बनाने के दौरान तोड़फोड़ की घटनाएं भी होती हैं, जैसी एक घटना CMI मोटिवेटर से जुड़ी है। 1970 के 7वें साल में निथेम ने रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। तीसरी रेस के दौरान तीनों ब्रेक पैराशूट नहीं खुले और कार ने सैकड़ों मीटर तक रेत में गहरी लकीर बना दी, जिससे उसे काफी नुकसान हुआ। जांच में पता चला कि पैराशूट कंटेनरों में कंपनी के एक कर्मचारी ने नियम तोड़ते हुए और प्रतिस्पर्धी टीम से पैसे लेकर तेजाब डाला था। 1965 से जेट संचालित स्ट्रीमलाइनर, जिनमें 3 पहिए वाले भी हैं, कारों की श्रेणी में आते हैं और उनके रिकॉर्ड FIA द्वारा विनियमित और दर्ज किए जाते हैं। लेकिन उस खास समय में FIM ने स्पिरिट ऑफ अमेरिका बुलेट को मोटरसाइकिल के रूप में मान्यता दी थी, यानी 846.961 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को मान्यता दी गई थी। यही है वर्गीकरण की ऐसी बारीकियां। 3 पहियों वाली रॉकेट्स और उनके रिकॉर्ड्स पर राय अलग हो सकती है, पर इतनी तेज रफ्तार पाना बहादुरी, जोखिम और किस्मत का नतीजा है। हाँ, 3 पहिए ज्यादा स्थिरता देते हैं और ज्यादा रफ्तार हासिल करने के लिए एक तरह की बढ़त भी देते हैं। मेरी राय में 2 और 3 पहियों वाली बाइक्स के नतीजों को एक श्रेणी में रखना सही नहीं है। FIA ने 1965 में इस पर फैसला लिया था। जब मैं इस कहानी पर काम कर रहा हूं, सितंबर-अक्टूबर 2025 में दुनिया की सबसे तेज मोटरसाइकिल, जिसमें इंजन से पहियों तक मैकेनिकल ट्रांसमिशन है, वो है टॉप 1 एक्ट अटैक, जिसे रॉकी रॉबिन्सन चला रहे थे और इसका रिकॉर्ड है 605.697 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रिकॉर्ड 2010 में बनाया गया था और ये 15 साल से कायम है। आज के समय में रफ्तार के दीवानों के लिए सबसे पसंदीदा संख्या 400 मील प्रति घंटा है। यह एक प्रतीकात्मक सीमा है जो लगभग 640 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। जो व्यक्ति 2 पहियों पर सीमा पार करता है, उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। लेकिन अधिकतम गति तक पहुंचने में रेसर, इंजीनियर और टीमों को कई चुनौतियां हल करनी होती हैं। पिछले 50 वर्षों में स्ट्रीमलाइनर मोटरसाइकिलों का आम मोटरसाइकिलों से बहुत कम संबंध रहा है। ये असल में पहियों वाली रॉकेट हैं। ड्यूअल टर्बोचार्ज्ड इंजन, लंबा व्हील बेस, बाहर निकलने वाले आउटरिगर, पैराशूट
और एरोस्पेस इंडस्ट्री के बेहतरीन नमूनों जैसी फेयरिंग डिजाइन। वो समय कब का चला गया जब रिकॉर्ड्स को जुनूनी लोग अकेले या छोटी छोटी स्पीड के दीवाने टीमों ने बेहद कम बजट, एक अच्छे मोटरसाइकिल और दिल में आग के साथ बनाया करते थे। आधुनिक रिकॉर्ड प्रयास बहुत महंगे पड़ते हैं और हर अतिरिक्त किलोमीटर की रफ्तार बहुत मेहनत से हासिल होती है। सिर्फ बेहतर एरोडायनामिक्स और ताकतवर इंजन सफलता की गारंटी नहीं है। अक्सर सीमित करने वाले कारक होते हैं पार्श्वीय हवा, ट्रैक की सतह की स्थिति, टायरों की मजबूती की सीमा और इसी तरह की चीजें। 2010 के बाद रॉकी रॉबिन्सन का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिशें हुईं और खुद अक अटैक टीम ने भी अपना नतीजा सुधारने की कोशिश की। 2016 में गाय मार्टिन, जो मैन द्वीप के टूरिस्ट ट्रॉफी के मशहूर और करिश्माई प्रतिभागी हैं, ने ट्रायम्फ इन 4 रॉकेट स्ट्रीमलाइनर मोटरसाइकिल पर रेस में हिस्सा लिया, जिसे वैसे डेनिस मैनिंग ने बनाया था। गाय ने 444.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दिखाई, जिससे ये मशीन ट्रायम्फ के इतिहास की सबसे तेज बन गई। लेकिन ये अभी भी सर्वकालिक रिकॉर्ड से बहुत दूर था। 2017 से 24 तक कई टीमों ने अपनी किस्मत आजमाई। उनमें से कुछ ने रेस के लिए वैकल्पिक स्थानों के सुझाव भी दिए। उदाहरण के लिए इस उद्देश्य के लिए बोलीविया के उयूनी नमक मैदान पर विचार हो रहा है। विशेष रूप से अगस्त 2017 में माइक एकाटिफ वहां एक अटैक मोटरसाइकिल लेकर गए थे ताकि नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर सकें। 2025 तक अनुभवी अमेरिकी मोटो ड्रैग रेसर क्रिस रिवास ने बॉनविल मोटरसाइकिल स्पीड ट्रायल्स में 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार पाने का ऐलान किया। ये इवेंट 23 अगस्त से 28 अगस्त के बीच हुआ था। ये काफी महत्वाकांक्षी था। शायद क्रिस को अपनी ताकत पर इतना भरोसा है क्योंकि वो डेनिस मैनिंग द्वारा बनाए गए स्ट्रीमलाइनर BAB 7 पर रेस कर रहे हैं। हालांकि 2025 इस इवेंट के लिए मौसम की दृष्टि से ज्यादा अच्छा नहीं रहा और कई प्रतिभागी अपना पूरा दमखम और मशीन की क्षमता नहीं दिखा पाए। इनमें क्रिस रिवास भी शामिल हैं। 28 अगस्त 2025 तक एक अटैक 2010 में रॉबिन्सन का रिकॉर्ड अब भी कायम है। क्रिश कहते हैं कि 400 मील की सीमा उनका लक्ष्य है, लेकिन वह जल्दी में नहीं है और इस इवेंट में सबसे जरूरी चीज सुरक्षा है। वहीं मैनिंग की मंशा समझना काफी आसान है। वो रिकॉर्ड को लेकर जुनूनी हैं और कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी इसी को समर्पित की है। मेरे लिए रफ्तार नहीं, रिकॉर्ड मायने रखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना तेज है, आपको उससे तेज जाना होगा। ये रेस नहीं, रिकॉर्ड बनाने की कोशिश है। इसमें दूसरा स्थान नहीं होता, या तो आप रिकॉर्ड धारक बनते हैं या नहीं। मोटरसाइकिलों के सर्वोच्च गति रिकॉर्डों का इतिहास ने लंबा सफर तय किया है। स्टीम इंजन साइकिल, जो 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू होकर दिल के दौरे और मौत पर खत्म हुई, से लेकर 605 किमी प्रति घंटे की बेहद शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत सिगार नुमा वाहन तक। भविष्य में मोटरसाइकिल सवार कौन सी नई रफ्तारें हासिल करेंगे, ये वक्त बताएगा। संभव है अगले कुछ सालों में हम 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार का रिकॉर्ड टूटता देखें, या फिर ये प्रक्रिया दशकों तक खिंच सकती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें लिखकर बताएं। और इसी के साथ मेरी छोटी सी कहानी यहीं खत्म होती है। जाहिर है हमने सिर्फ सबसे तेज रफ्तार के रिकॉर्ड देखे हैं, और सच कहूं तो वो भी काफी सतही तौर पर। असल में अलग अलग श्रेणियों और विधाओं में भी रिकॉर्ड्स हैं और ढेर सारी दिलचस्प कहानियां और घटनाएं भी हैं। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मेरे काम का समर्थन करना आसान है। इस कहानी को दोस्तों व जानने वालों से साझा करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि YouTube इसे ज्यादा बार सुझाए। आप विवरण में दिए गए भुगतान विवरणों के जरिए आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। आप देख रहे थे चैनल क्रॉस मोटो। फिर मिलेंगे।